नमस्कार, मैं हिरान्या गुजर डॉक्टर बीएमएम कॉलेज ऑफ होम साइंस की तरफ से डॉक्टर ललितेंदु नायक प्रिंसिपल आंचल डिग्री कॉलेज, प्रोफेसर माला पांडुरंग प्रिंसिपल डॉक्टर बीएमएम कॉलेज ऑफ होम साइंस, दोनों कॉलेज के एक भारत श्रेष्ठ भारत कोऑर्डिनेटर्स, रूसा कोऑर्डिनेटर्स, टीचर्स और स्टूडेंट्स, आप सभी का आज के ईबीएसबी इवेंट पे तहे दिल से स्वागत करती हूँ। I welcome you all today for our activity under Ek Bharat Shresth Bharat. Now, let's begin with our first activity, which is this webinar on drafting a resume and facing interview. I would like to introduce the speaker of the day, Mr. Sachin Shlok Mandale. He has done his MBA from Sihagad Institute of Business Management and also pursued his learning and development management plus master's trainer facilitator from Carlton Advanced Management Institute. Also pursued global career certificate from University of California and yet pursuing his PhD in management studies. He has presented various papers at national and international levels. We welcome you, sir. It's an honor to have you. Before that, I would like to request all the participants to mute their mic, and if they have any questions, you can ask after lecture or you can text in the chat box. Over to you, sir. Okay, thank you so much, Hiranya, for a kind introduction. Dr. BMN College of Home Science and Achal College of Odisha. My name is Sachin Ashok Mandle, and I'm going to conduct a webinar today. And the topic of the webinar is drafting a resume and facing interviews. Before that, I would like to welcome all the students of Dr. BMN College of Home Science and Achal College, Odisha, all the teachers and respective faculty of each college. Welcome all of you. It's a great pleasure to have all of you here. So before we start the topic, I would like to ask you questions because I always believe in asking questions, and it should be a two-way process rather than only I am talking. So I am expecting many questions from the participants. मैं सभी स्टूडेंट्स को रिक्वेस्ट करूंगा, आपके मन में कोई भी डाउट है या कुछ भी क्वेश्चन है तो आप मुझे पूछ सकते हो। तो आज का जो हमारा विषय है, इस वेबिनार का जो विषय है जो है ड्राफ्टिंग अ रेज्यूम एंड फेसिंग इंटरव्यूज। तो मैं सबसे पहले आपसे पूछना चाहूंगा, रेज्यूम क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेज्यूम? कोई मुझे बता सकता है? व्हाट इज रेज्यूम? एनीवन? जो हम लोग इंटरव्यू के टाइम जब लेके जाते हैं, अब हमने क्या क्वालिफिकेशंस की है, क्या आता है, वो सब। ओके, अचीवमेंट्स, हमारे अचीवमेंट्स के बारे में होता है। ओके, और कौन सी चीजें होती है हमारे रेज्यूम में? स्किल्स, हमारे स्किल्स के बारे में। ओके आकांक्षा, वेरी राइट। ओके, so let me share my screen and let me present my screen first so that we can start with the presentation. This is the webinar topic, drafting a resume and facing interviews. So let's start with the first concept, that is what is resume? resume का मतलब क्या होता है? तो resume का अगर आप मतलब देखोगे या उसका डिक्शनरी में अगर आप मीनिंग देखोगे तो इसका मीनिंग होता है संक्षेप तैयार करना। अब संक्षेप तैयार करना मतलब क्या होता है? अब आपने देखा होगा कि आपके रेज्यूम में कई सारी इंफॉर्मेशन होती है, कई सारी जानकारी होती है, यस और नो? अब इसमें क्या क्या जानकारी होती है? आपका नाम क्या है, आपका फोन नंबर क्या है, आपका ईमेल आईडी क्या है, आपका क्वालिफिकेशन क्या है, राइट? अगर आपने कोई एडिशनल कोर्स किया हुआ है तो वो कौन सा कोर्स है, ये जानकारी होती है। इसके अलावा अगर आपने कोई स्पेशलाइज कोर्स किया है उसके बारे में होता है। इसके अलावा और क्या इंफॉर्मेशन होती है हमारे रेज्यूम में? सर्टिफिकेशंस, किधर जॉब किया है वो। यस, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था कि हमने कहाँ पे जॉब किया है, मतलब हमारे एक्सपीरियंस के बारे में। अगर आप एक्सपीरियंस कैंडिडेट हो तो आपके एक्सपीरियंस के बारे में भी जानकारी दी होती है, यस और नो? यस सर। यस। इसके अलावा और क्या इंफॉर्मेशन होती है हमारे रेज्यूम में? लैंग्वेजेस, हमें कौन सी लैंग्वेज आती है? यस, आप कौन सी भाषाएं बोल सकते हो, लैंग्वेजेस विच यू कैन स्पीक, राइट, ऑल। और इसके अलावा और क्या होती है इंफॉर्मेशन?
आपकी हॉबीज क्या है, आपके इंटरेस्ट क्या है? यस और नो? Yes, sir. यस सर। यस। आपकी कॉलेज में या आप जिस भी इंस्टीट्यूट में आप सीखे हो, वहां पे एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज भी तो होती है। यस और नो? हाँ Yes, सर। sir. यस। तो मतलब पढ़ाई के अलावा एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में आपका कंट्रीब्यूशन क्या है, वो भी तो आप बता सकते हो। जैसे कि आपने मे बी आप स्पोर्ट्स में गोल्ड मेडलिस्ट हो, आप हॉकी हॉकी में गोल्ड मेडलिस्ट हो, या फिर आप कोई कल्चरल प्रोग्राम में आपने कहीं पे प्राइज जीता हो, तो वो भी आप वहां पे मेंशन कर सकते हो। यस और नो? यस Yes, सर। sir. तो ये इतनी सारी इंफॉर्मेशन को आप डिटेल में तो नहीं लिख सकते, इसीलिए इसको हम लोग क्या करते हैं, एक संक्षेप में बनाते हैं। संक्षेप का मतलब क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय संक्षेप? Summary. यस, समरी। बिकॉज इतनी सब डिटेल इंफॉर्मेशन पूरी की पूरी एक बुक की तरह अगर आप लिखोगे तो वो रेज्यूम नहीं कहलाएगा ना, वो क्या कहेगा, एक तरह का बुक कहलाएगा। इसीलिए इसको हम लोग रेज्यूम क्यों कहते हैं? बिकॉज हमारे बारे में जो भी जानकारी आप इंटरव्यूअर को बताना चाहते हो, वो एक संक्षिप्त रूप में आप उसको बनाते हो, जिसको हम लोग कहते हैं रेज्यूम। तो सबको क्लियर हो गया रेज्यूम का मतलब क्या होता है? किसी को कोई डाउट है? No, sir. ओके। तो रेज्यूम का एक और अर्थ होता है जो है फिर से प्रारंभ करना। फिर से प्रारंभ करना, इसका मतलब होता है कि कई बार आपने इंग्लिश में ये सेंटेंस सुना होगा, रेज्यूम द ऑपरेशन, रेज्यूम द क्लास, मतलब क्लास को शुरू कीजिए। तो कहीं ना कहीं एक आपकी करियर की भी एक शुरुआत होती है, इसीलिए हम इसको रेज्यूम भी कहते हैं। तो ये एक और एक अर्थ निकलता है कि फिर से प्रारंभ करना, मतलब एक नई शुरुआत होती है आपके करियर की। कई बार आप फ्रेशर होते हो, आपको कोई एक्सपीरियंस नहीं होता और आप जिंदगी में आपका पहला इंटरव्यू देने जाते हो, तो कहीं ना कहीं एक प्रारंभ होता है आपके नए करियर का। यस और नो? Yes, sir. एंड इसीलिए आपका रेज्यूम बहुत इंपॉर्टेंट होता है, आपका रेज्यूम बहुत मायने रखता है। तो ये हो गया व्हाट इज रेज्यूम, रेज्यूम का मतलब क्या होता है। अब हम देखते हैं व्हाई यू नीड अ रेज्यूम, आपको रेज्यूम की जरूरत क्यों होती है। तो आपको क्या लगता है कि हमें रेज्यूम की जरूरत क्यों होती है? कोई मुझे बताएगा कि हमें रेज्यूम की जरूरत क्यों होती है? कि सामने वाले को पता चले कि हाँ, हम कौन है, कहाँ से आए, क्या करते हैं। ओके, हमारे इंफॉर्मेशन बताने के लिए, बराबर है। ओके, इसके अलावा थोड़ा सा और पीछे जाते हैं कि कोई भी कंपनी अपनी कंपनी के लिए जब एम्प्लॉयज को रिक्रूट करती है, तो सबसे पहला स्टेप क्या होता है? Biodata. हाँ, लेकिन उसके पहले Qualification. क्वालिफिकेशंस। नहीं, उसके भी पहले मैं बोल रहा हूँ कि आप कोई भी कंपनी में अगर वैकेंसी है तो वो सबसे पहले क्या करते हैं? Apply करना पड़ता है. हाँ, लेकिन आप कहाँ पे अप्लाई करते हो? जब आप उस कंपनी की एड देखते हो, राइट, कि हमारी कंपनी में हाँ वैकेंसी सर। है। यस और नो? यस हाँ सर। सर. आज हम देखते हैं ऑनलाइन कई सारे जॉब पोर्टल्स अवेलेबल है, जैसे कि नौकरी.com हो गया, monster.com, timejobs.com। इन सभी वेबसाइट पे अगर आप जाओगे तो वहां पे अलग अलग वैकेंसीज के बारे में जानकारी दी जाती है। यस और नो? यस सर। तो सबसे पहला स्टेप क्या होता है कि आप कौन सी कंपनी में वैकेंसी है वो देखते हो। अब आपने देखा कि कोई एक पर्टिकुलर कंपनी में वैकेंसी है, तो आप सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए, आप जॉब डिस्क्रिप्शन को पढ़ते हो। जॉब डिस्क्रिप्शन क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय जॉब डिस्क्रिप्शन? उनको किस चीज की मतलब कौन सा प्लेस वेकेंट है, मतलब किस तो कोई जॉब काम करने के डिस्क्रिप्शन, लिए। यस, सो उनको जॉब, जॉब देने के लिए कौन सा क्वालिफिकेशन और ये चाहिए? ओके, तो मैं इसको और इजी बनाता हूँ आपके आपके लिए। तो जॉब डिस्क्रिप्शन का मतलब होता है काम का स्वरूप क्या है, मतलब किस तरीके का काम आपको करना है। अगर आप इस जॉब को अप्लाई कर रहे हो तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि अगर आप जिस जॉब को अप्लाई कर रहे हो उस जॉब में आपको करना क्या है, बराबर है। तो अगर मैं अकाउंटेंट की जॉब पोस्ट की बात कर रहा हूँ तो एज अ अकाउंटेंट आपको क्या क्या काम करने पड़ेंगे, इसकी जानकारी होती है जॉब डिस्क्रिप्शन में। ठीक है। उसके बाद दूसरा मुद्दा ये होता है कि अब इस जॉब के लिए क्वालिफिकेशन एंड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, मतलब कौन से उम्मीदवार पात्र है। अब पात्रता क्या होती है? अभी सपोज जैसे मैंने अभी आपको बताया कि अकाउंटेंट की पोजीशन है, तो अकाउंटेंट की पोजीशन के लिए आपका क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए? मिनिमम बीकॉम होना चाहिए विथ अकाउंटेंसी, या फिर एमबीए इन फाइनेंस होना चाहिए। यस और नो? यस सर। Yes, यस। sir.
तो सबसे पहले तो आपने देखा कि काम का स्वरूप क्या है, दूसरी चीज आपने देखा कि इस काम के लिए मेरा क्वालिफिकेशन मैच हो रहा है या नहीं, मतलब जो उन्होंने एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का रिक्वायरमेंट दिया है क्या मेरे पास वो डिग्री है, आप वो देखेंगे। उसके बाद तीसरा होता है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। अब कई बार आपने देखा होगा कि कुछ जॉब पोस्ट में फ्रेशर को मौका नहीं दिया जाता, उन्होंने वहां पे क्लियरली मेंशन किया होता है कि द कैंडिडेट शुड हैव 2 to 3 years ऑफ एक्सपीरियंस। तो अगर आप फ्रेशर है तो आप वहां पे अप्लाई नहीं कर सकते, और अगर आप अप्लाई भी करते हो तो आपको कॉल नहीं आएगी। तो ये सब चीजें देखना बहुत जरूरी होता है। अब इसके बाद आपने देखा कि सभी चीजें मैच हो रही है, जो भी क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया चाहिए था वो मेरे पास है, जो भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया था वो मेरे पास है, मतलब मैं इस जॉब के लिए पात्र हूँ। तो अब आपको नेक्स्ट स्टेप क्या करनी है, आपको आपका रेज्यूम भेजना होता है। यस और नो? Yes, Yes, sir. sir. अब ऐसा पॉसिबल है क्या कि आप चलो आपने आपका मन किया और आप उठ गए, बैग लेके चल गए कोई भी कंपनी में, आप वॉकिंग जा रहे हो, आप मुझे इंटरव्यू देना है, इज इट पॉसिबल? No, sir. No, sir. So, No, sir. देयर शुड बी अ प्रोसीजर, राइट? देयर शुड बी अ स्टेप्स दैट वी नीड टू फॉलो। तो आप ऐसे ही उठ के किसी भी कंपनी में रेज्यूम लेके नहीं जा सकते अनलेस एंड अनटिल आपको पता है कि वहां पे वैकेंसी है या नहीं है। अगर वहां पे वैकेंसी भी है तो सबसे पहले आपको आपका रेज्यूम देना बहुत जरूरी होता है। इसका मतलब ये है कि आप उस कंपनी में इंटरव्यू जाने के पहले आपका रेज्यूम वहां पे पहुंचता है। यस और नो? Yes, yes, sir. sir. यस। तो रेज्यूम आपके इंटरव्यू का सबसे पहला स्टेप है, ये हम कह सकते हैं, Yes, sir. Yes, sir. क्योंकि आपको इंटरव्यू के लिए कॉल आएगा या नहीं आएगा ये आपके रेज्यूम के ऊपर डिपेंड करता है। करेक्ट? हाँ, sir. यस। सो बेसिकली हमें रेज्यूम की जरूरत क्यों होती है? सबसे पहला है अ फेवरेबल इनिशियल इंप्रेशन, एक अनुकूल प्रारंभिक प्रभाव। हमें एक बात हमेशा ध्यान में रखनी है कि हम उस कंपनी में इंटरव्यू जाने के पहले हमारा रेज्यूम हमारा इनिशियल इंप्रेशन क्रिएट करता है। मतलब आपका रेज्यूम देख के उनको लगता है कि या दिस इज अ प्रॉमिसिंग कैंडिडेट और हमें इस कैंडिडेट को इंटरव्यू के लिए बुलाना चाहिए। तो इसीलिए आपका रेज्यूम फर्स्ट इंप्रेशन का काम करता है, एंड इसीलिए आपका रेज्यूम बहुत अच्छे तरीके से ड्राफ्ट करना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होता है। कई बार लोगों को ऐसे लगता है कि इट्स जस्ट अ पीस ऑफ पेपर, आई जस्ट नीड टू फॉरवर्ड माय इंफॉर्मेशन। नो, आप उस इंफॉर्मेशन को किस तरीके से अरेंज करते हो आपके रेज्यूम में, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बिकॉज वो आपका एक इनिशियल इंप्रेशन होता है। हम हमेशा इंग्लिश में सुनते हैं फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. तो आपके जॉब इंटरव्यू के लिए सबसे बड़ा इंप्रेशन होता है, सबसे पहला इंप्रेशन जो होता है वो होता है आपके रेज्यूम का। क्योंकि जब तक आप रेज्यूम फॉरवर्ड नहीं करोगे, उन्होंने आपको देखा नहीं है, आपका सिर्फ उन्होंने रेज्यूम देखा हुआ है। बट अगर आपका रेज्यूम काफी अच्छे से आपने ड्राफ्ट किया है, दैट रेज्यूम विल टॉक अबाउट योरसेल्फ। वो रेज्यूम इतना इंप्रेसिव होता है कि एचआर को लगता है कि हाँ दिस इज द कैंडिडेट वी आर लुकिंग आउट फॉर, तो इनको बुलाते हैं हम इंटरव्यू के लिए। दूसरा होता है रेज्यूम इज अ टूल फॉर मार्केटिंग योरसेल्फ। हम अपने आप की मार्केटिंग करते हैं रेज्यूम की वजह से, क्योंकि आप घर पे बैठे हो, लोगों को पता है कि आपने कौन सी डिग्री ली है, सभी लोगों को पता होगा आपके पास कौन सी डिग्री है, आपके पास कौन से No, क्वालिफिकेशन, sir. नहीं, sir. राइट? तो आपको खुद की एडवर्टीजमेंट करने के लिए या खुद की मार्केटिंग करने के लिए आपका रेज्यूम हेल्प करता है। अब आप मार्केटिंग करते हो मतलब क्या होता है? अब देखते हो हम लोग टीवी पे कई सारे प्रोडक्ट्स की एड देखते हैं। एड में क्या होता है, व्हाट वी कैन सी इन एडवर्टीजमेंट कि ये प्रोडक्ट कैसे अच्छा है, ये प्रोडक्ट में क्या क्या अच्छी बातें हैं। यस और नो? Yes, Yes, sir. sir. उसी तरह हमारे रेज्यूम में भी हमारे बारे में बताया जाता है, हमारे क्वालिटीज क्या है, हमने कौन से स्किल्स एक्वायर किए हुए हैं, और उस जॉब के लिए मैं कैसे सूटेबल कैंडिडेट हूँ। तो एक तरह से आप अपनी मार्केटिंग ही करते हो। यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. और इस मार्केटिंग के लिए आपको हेल्प करता है आपका रेज्यूम। तीसरा एंड बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है प्रोवाइड वैल्यूएबल इंसाइट, आपके बारे में बहुमूल्य जानकारी प्रदान करने के लिए। क्योंकि कई ऐसी चीजें होती है जो आप इंसान को आप कोई भी इंसान को देख के पता कर सकते हो कि ये कितना कहाँ तक पढ़े हैं या उनके पास कौन सी डिग्री है। इज इट पॉसिबल? No, sir. No, sir. नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। सो ये जो आपके बारे में, जैसे कि अभी मेरा इंट्रोडक्शन हुआ, जैसे हिरण्या ने मुझे इंट्रोड्यूस किया कि मैंने ये सर्टिफिकेशन किया है, मैंने वो सर्टिफिकेशन किया है, ये जब तक मैं मेरे रेज्यूम में या मेरे सीवी में लिखूंगा नहीं,
इंटरव्यूअर को पता ही नहीं चलेगा कि मेरे पास क्या क्वालिफिकेशन, या मेरे पास कोई जादू का कार्ड तो है नहीं कि मैंने देखा सामने वाले को और मुझे उसका बायोडाटा पता चल गया। नो, इट्स नॉट पॉसिबल। एंड इसीलिए आपका रेज्यूम आपके बारे में बहुमूल्य जानकारी प्रदान करने का काम करता है, जो किसी को भी पता नहीं है। लेकिन जब मैं आपका रेज्यूम पढ़ूंगा तो मुझे पता चलेगा, अरे वाह, आपने ये भी सर्टिफिकेशन किया है, आपको ये भी नॉलेज है, आपको ये भी एक्सपीरियंस है। तो समझ में आ रहा है आप लोगों को कि व्हाई वी नीड अ रेज्यूम, आपको रेज्यूम की जरूरत क्यों होती है? यस सर। तो Yes, एक तरह से Yes, तो sir. एक तरह से हम लोग ये कह सकते हैं कि हमारा रेज्यूम एक तरह का हमारा रिफ्लेक्शन होता है। मतलब हम उस जगह पे जाने से पहले हमारा रिफ्लेक्शन वहां पे पहुंच जाता है एक रेज्यूम की तौर पे। क्लियर एवरीवन? एनी डाउट? नो सर। No, sir. ओके, नाउ हमारे मेन टॉपिक पे आते हैं, हाउ टू ड्राफ्ट अ रेज्यूम। रेज्यूम का मसौदा कैसे तैयार करें। तो जब आप रेज्यूम बनाते हो तो सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप होता है चूजिंग द राइट रेज्यूम फॉर्मेट। आपके रेज्यूम के लिए आपको एक सही फॉर्मेट चूज करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सो बेसिकली देयर आर 3 टाइप्स ऑफ रेज्यूम फॉर्मेट, जिसमें सबसे पहला है क्रोनोलॉजिकल रेज्यूम फॉर्मेट, जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं कालानुक्रमिक प्रारूप। अब ये डिटेल में क्या होते हैं ये हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। दूसरा टाइप होता है फंक्शनल रेज्यूम फॉर्मेट, जिसको हम हिंदी में कहते हैं कार्यात्मक प्रारूप। एंड तीसरा इन दोनों का कॉम्बिनेशन होता है, इन दोनों का संयोजन होता है, इसीलिए इसको हम लोग कहते हैं द कॉम्बिनेशन रेज्यूम फॉर्मेट। अब हम देखते हैं पहले कि क्रोनोलॉजिकल रेज्यूम फॉर्मेट होता क्या है। तो क्रोनोलॉजिकल रेज्यूम फॉर्मेट इट प्लेसेस द प्रोफेशनल हिस्ट्री सेक्शन फर्स्ट। तो आपने देखे होंगे कि नॉर्मली हम कोई भी इंफॉर्मेशन या कोई भी रेज्यूम हम देखते हैं तो हम सबसे पहले हमारे नेम, ईमेल आईडी और कांटेक्ट डिटेल, जो हमारी पर्सनल इंफॉर्मेशन होती है, वो बताते हैं। यस और नो? Yes, sir. यस यस। उसके बाद हम हमारे क्वालिफिकेशन के बारे में बात करते हैं, उसके बाद हम हमारे एक्सपीरियंस के बारे में बात करते हैं, राइट? यस सर। लेकिन क्रोनोलॉजिकल में सबसे पहले आपकी प्रोफेशनल हिस्ट्री के बारे में बताया जाता है। सो इट प्लेसेस द प्रोफेशनल हिस्ट्री सेक्शन फर्स्ट, मतलब आपकी रेज्यूम की शुरुआत ही आपके एक्सपीरियंस से होती है। अब आपको हो सकता है कि 10 साल का एक्सपीरियंस हो या 20 साल का एक्सपीरियंस है। अब किसी इंसान को अगर 20 साल का एक्सपीरियंस है तो हो सकता है कि इन 20 सालों में उन्होंने कम से कम 4 या 5 कंपनी चेंज की होंगी। यस और नो? यस सर। तो उन सभी 5 कंपनी में आपने क्या लेवल पे या क्या डेजिग्नेशन पे काम किया, आपका काम का स्वरूप क्या था, वहां पे आप कौन से डेजिग्नेशन पे काम कर रहे थे, वो सब आपको वहां पे लिखना जरूरी होता है। So basically, it is a good option if you have a rich professional work history with no gaps in your employment. तो ये जो chronological resume format होता है, ये उन लोगों के लिए अच्छा होता है जिनके पास बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है। मतलब कम से कम 10-15 साल का एक्सपीरियंस है या उससे ज्यादा एक्सपीरियंस है आपके पास एक रिच प्रोफेशनल वर्क हिस्ट्री, आपने कई सालों से इंडस्ट्रीज में काम किया है विदाउट नो गैप्स इन एम्प्लॉयमेंट। मतलब आप पिछले 20 साल से लगातार किसी ना किसी कंपनी में किसी ना किसी पोजीशन पे काम कर रहे हो। तो जो लोग एक्सपीरियंस लोग होते हैं जिनके पास 20 या 25 साल का एक्सपीरियंस होता है, उन लोगों के लिए क्रोनोलॉजिकल रेज्यूम फॉर्मेट बहुत ही बढ़िया ऑप्शन होता है या बहुत ही आइडियल ऑप्शन होता है। अब इसके कुछ प्रोज एंड कॉन्स भी है। तो इसके फायदे क्या है? ये एक टिपिकल ट्रेडिशनल रेज्यूम स्टाइल है जो हम सालों साल देखते आए, एंड विच इज वेरी फैमिलियर टू पोटेंशियल एम्प्लॉयर ऑल्सो, बिकॉज ये कई सालों से हम लोग इसको यूज कर रहे हैं। ट्रेडिशनल रेज्यूम स्टाइल होने की वजह से ज्यादातर लोगों को इसके बारे में जानकारी होती है। मेनी पीपल आर फैमिलियर अबाउट दिस काइंड ऑफ रेज्यूम फॉर्मेट। लेकिन जैसे कि हम कहते हैं कि हर कॉइन की 2 साइड्स होती है, उसी तरह क्रोनोलॉजिकल रेज्यूम फॉर्मेट में कुछ कॉन्स भी होते हैं, कुछ नुकसान भी हो सकता है। एक तो हो सकता है कि वेरी कॉमन काइंड ऑफ रेज्यूम स्टाइल, तो कई बार ये भी एक इंप्रेशन हो जाता है कि कुछ नया है नहीं आपके रेज्यूम में, आपका फॉर्मेट टिपिकल ट्रेडिशनल टाइप का ही है। नॉट द मोस्ट क्रिएटिव रेज्यूम डिजाइन फॉर्मेट, क्योंकि बहुत ही बेसिक होता है, बहुत ही ट्रेडिशनल टाइप ऑफ रेज्यूम होता है, तो कई बार ऐसे हो जाता है कि इट वोंट इम्प्रेस द एचआर ऑल्सो। उनको लगता है कि बहुत ही टिपिकल टाइप का ये रेज्यूम फॉर्मेट बनाया हुआ है। तो ये कहीं ना कहीं इसका एक हम लोग कह सकते हैं कि निगेटिव पॉइंट है। अभी तक जो मैंने आपको बताया क्रोनोलॉजिकल रेज्यूम फॉर्मेट, इसमें आपको कुछ डाउट है? नो सर। No, sir. No, sir. एनीवन?
ओके, एम आई गोइंग फास्ट? नो सर। ओके, तो क्रोनोलॉजिकल रेज्यूम फॉर्मेट क्या होता है ये हमने देखा। अभी हम देखेंगे कि एक सैंपल क्रोनोलॉजिकल रेज्यूम देखेंगे तो आपको क्लियर आइडिया आ जाएगी कि क्रोनोलॉजिकल रेज्यूम फॉर्मेट कैसे दिखता है। तो ये एक एग्जांपल है, आप सभी लोगों को इमेज दिखाई दे रही है? यस सर। यस। तो आप देख सकते हैं कि इसमें सबसे पहले होता है नेम एंड कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन, सेकेंड होता है आपका समरी या आपका ऑब्जेक्टिव, एंड जैसे मैंने बताया कि आपकी प्रोफेशनल हिस्ट्री के बारे में सबसे पहले इंफॉर्मेशन दी जाती है। उसके बाद एजुकेशनल हिस्ट्री, मतलब आपके पास कौन सी डिग्री है, कौन सा क्वालिफिकेशन है, एंड एट द एंड यू कैन सी यहाँ पे स्किल्स एंड एबिलिटीज के बारे में इंफॉर्मेशन है। तो इस तरीके से क्रोनोलॉजिकल रेज्यूम फॉर्मेट को अरेंज किया जाता है। क्लियर एवरीवन? Yes, sir. यस सर। Yes, sir. इसमें कोई डाउट है आपको? No. नो सर। यस। तो क्रोनोलॉजिकल रेज्यूम फॉर्मेट में सबसे पहले हम हमारे प्रोफेशनल हिस्ट्री के बारे में बात करते हैं, उसके बाद हम हमारे एजुकेशनल हिस्ट्री के बारे में बात करते हैं, एंड सबसे लास्ट में हम लोग हमारे स्किल्स एंड एबिलिटीज के बारे में बात करते हैं। इस फॉर्मेट को हम लोग कहते हैं क्रोनोलॉजिकल रेज्यूम फॉर्मेट, और इस फॉर्मेट में ज्यादातर इंपॉर्टेंस होता है प्रोफेशनल हिस्ट्री के लिए, जिसकी वजह से ये रेज्यूम फॉर्मेट उन लोगों के लिए यूजफुल होता है जिनके पास रिच एक्सपीरियंस होता है, जिनके पास कई सालों का एक्सपीरियंस होता है। क्लियर Yes, एवरीवन? sir. यस सर। ओके, नाउ नेक्स्ट इज फंक्शनल रेज्यूम, कार्यात्मक प्रारूप। अब इसमें क्या खास बात होती है? द फंक्शनल रेज्यूम फॉर्मेट एम्फसाइजेस द स्किल्स सेक्शन। तो यहाँ पे आपके रेज्यूम की शुरुआत होती है आपके पास कौन से स्किल्स है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप मार्केटिंग के जॉब के लिए अप्लाई करना चाहते हो या सेल्स के जॉब के लिए अप्लाई करना चाहते हो, तो आप में कौन से स्किल्स होने चाहिए? If you are going to apply for sales job, students, which skills you should have? कम्युनिकेशन। Yes, communication skills, Approaching skill. approaching skills, interpersonal skills, कॉन्फिडेंस टू कन्विंस द। confidence, yes, negotiation skill, convincing skills, ये सब स्किल्स होना आप में बहुत जरूरी है। तो ये जो फंक्शनल रेज्यूम फॉर्मेट होता है, वहां पे आप सबसे पहले एम्फसाइज करते हो कि आप में कौन से स्किल्स है और ये स्किल्स इस जॉब के लिए कैसे सूटेबल है, ये आपको वहां पे मेंशन करना होता है। दूसरा पॉइंट, इट इज अ गुड ऑप्शन इफ यू आर स्विचिंग इंडस्ट्रीज और हैव सम गैप्स इन योर वर्क हिस्ट्री। तो कई बार ऐसे हो जाता है कि आप पहले किसी एक इंडस्ट्री में काम कर रहे थे, अभी आपको कोई नई इंडस्ट्री में शिफ्ट होना है, तो उस टाइम पे आप ये रेज्यूम यूज कर सकते हो, इस फंक्शनल रेज्यूम फॉर्मेट को आप यूज कर सकते हो। या कई बार ऐसे हो जाता है कि किसी पर्सनल रीजन की वजह से आपके करियर में कुछ गैप आया है, या आपने कई साल ब्रेक लिया और उसके बाद आप वापस एक नई शुरुआत के तौर पे किसी नई फील्ड में आप करियर स्टार्ट करना चाहते हो, तो उस वक्त आप इस तरीके का रेज्यूम फॉर्मेट यूज कर सकते हो। जैसे कि आपने पिछले 5 साल तक मार्केटिंग में काम किया, लेकिन अभी आपको एचआर में जाना है, तो एचआर में जाने के पहले आपके पास क्या वो स्किल्स है, ये कैसे पता चलेगा? जब आप अपने रेज्यूम में वो मेंशन करेंगे, वो बताएंगे कि मेरे पास एचआर से रिलेटेड ये स्किल्स है, जिसकी वजह से मैं इस जॉब के लिए सूटेबल कैंडिडेट हूँ और इसीलिए मैं इस जॉब के लिए अप्लाई कर रहा हूँ। समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अब हम देखते हैं इसके प्रोस क्या है, इसके फायदे क्या है। एंट्री लेवल जॉब हंटर्स कैन एम्फसाइज स्किल्स ओवर लैक ऑफ एक्सपीरियंस। तो आप अगर एंट्री लेवल पे हो, आपके पास एक्सपीरियंस कम है या आपके पास बिल्कुल एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन आपने कोई ऐसा सर्टिफिकेशन किया हुआ है या आप में ऐसे स्किल्स है जिसकी वजह से आपको लगता है कि ये जॉब के लिए मैं सूटेबल कैंडिडेट हूँ, तो आप अपने रेज्यूम में वो स्किल को मेंशन कीजिए, ताकि एचआर जब आपका रेज्यूम को देखेगा तो एचआर आपकी स्किल्स को देख के उनको लगेगा कि भले इनको एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन इनके पास वो स्किल्स है, तो हम इनको एक मौका दे सकते हैं, या उनको एटलीस्ट इंटरव्यू को बुला के हम चेक कर सकते हैं कि क्या उनमें वो स्किल्स है या नहीं है। एंड इसीलिए आप अगर एंट्री लेवल पे अप्लाई करना चाहते हो, तो आपके लिए ये फंक्शनल रेज्यूम फॉर्मेट एक आइडियल ऑप्शन है। लेकिन इसमें भी कुछ निगेटिविटी होती है या निगेटिव पॉइंट्स होते हैं, जिसमें है एचआर मैनेजर्स
may think you are hiding something. तो कई बार ऐसे भी लगता है कि आप अपने स्किल्स के बारे में बात कर रहे हो क्योंकि आपके पास शायद क्वालिफिकेशन कम है या कोई एक डिग्री आपके पास नहीं है, लेकिन आप सिर्फ स्किल्स के ऊपर फोकस कर रहे हो। तो कई बार ये एक नेगेटिव इंप्रेशन भी होता है एचआर के ऊपर कि मे बी यू आर हाइडिंग समथिंग, दैट्स व्हाई यू आर ओनली फोकसिंग ऑन योर स्किल्स। क्लियर एवरीवन? एनी डाउट? Yes, sir. एज ऑफ नाउ? No, sir. ओके, तो अब हम देखते हैं कि फंक्शनल रेज्यूम फॉर्मेट कैसे होता है, वो कैसे दिखता है। तो ये है फंक्शनल रेज्यूम का फॉर्मेट। इसमें सबसे ऊपर होता है आपका नेम एंड कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन, उसके बाद आपके बारे में समरी होती है। तीसरा होता है आपके स्किल्स ग्रुप बाय थीम। नाउ स्किल्स ग्रुप बाय थीम मतलब फॉर एग्जांपल जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि अगर आप सेल्स के जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो तो सेल्स के जॉब के लिए जो भी रिक्वायर्ड स्किल्स है वो मुझ में है, और मेरे पास वो कौन से स्किल्स है वो मुझे मेरे सीवी में या मेरे रेज्यूम में मेंशन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं वहां पे लिखूंगा कि कम्युनिकेशन स्किल्स, आई हैव डन सर्टिफिकेशन कोर्स इन इंग्लिश कम्युनिकेशन, आई कैन स्पीक इंग्लिश एंड फ्रेंच। अगर आप कोई इंटरनेशनल लैंग्वेज भी बोल सकते हो, जैसे कि आप फ्रेंच या स्पेनिश बोल सकते हो, तो आप उसको मेंशन कीजिए। अगर आपके लिए आप में कन्विंसिंग पावर अच्छा है तो आप वहां पे लिखिए कि आई हैव अ गुड कन्विंसिंग पावर एंड मैंने कहीं पे काम किया था जहां पे मैंने कई सारे कस्टमर्स को कन्विंस किया था मेरे स्किल्स के, तो उसके बारे में भी आप मेंशन कीजिए। अगर आपको लगता है कि आप में कॉन्फिडेंस है, आप बहुत ही कॉन्फिडेंट हो, तो उसके बारे में भी मेंशन कीजिए। जिसकी वजह से क्या होता है कि किसी भी जॉब के लिए अगर आपके पास वो स्किल्स मैच हो रहे हैं तो इंटरव्यूअर को भी ये लगता है कि हाँ दिस इज द सुटेबल कैंडिडेट एंड वी कैन कॉल दिस पर्टिकुलर कैंडिडेट फॉर द इंटरव्यू। उसके बाद जब आप स्किल्स के बारे में बात करते हो, स्किल्स के बारे में बात करने के बाद नेक्स्ट स्टेप में आपको मेंशन करना है आपका प्रोफेशनल एक्सपीरियंस। मतलब मेरे पास सिर्फ स्किल्स नहीं है, मेरे पास एक्सपीरियंस भी है। तो अब वो एक्सपीरियंस कौन सी कंपनी में है उसको भी आप मेंशन कीजिए। एंड सबसे लास्ट में आपको मेंशन करना है आपके एजुकेशन के बारे में, आपके क्वालिफिकेशन के बारे में। तो फंक्शनल रेज्यूम का ये फॉर्मेट होता है, सबसे पहले आपका नेम एंड कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन, उसके बाद समरी, तीसरा होता है आपके स्किल्स के बारे में, फोर्थ वन इज योर प्रोफेशनल एक्सपीरियंस, मैंने कहाँ पे काम किया है, कितने महीने से या कितने सालों तक मैं कौन सी कंपनी में था, मैं कौन से डेजिग्नेशन में था, और मैंने किस तरीके की रिस्पॉन्सिबिलिटीज को हैंडल किया है वहां पे मैंने कितने लोगों की टीम को हैंडल किया है वो मुझे मेंशन करना चाहिए, सो दैट एचआर को भी पता चले कि मुझ में लीडरशिप स्किल है या आई हैव अ टीम हैंडलिंग एक्सपीरियंस ऑल्सो। एंड एट द लास्ट वी कैन टॉक अबाउट द एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। Clear everyone about the functional resume format? Yes, sir. Any doubt so far? Yes, no, maybe? No, sir. Okay, all right. So now let's move to the third type of resume format, that is the combination resume format, जिसको हम लोग कहते हैं संयोजन प्रारूप। बेसिकली ये दोनों का कॉम्बिनेशन होता है, दोनों फॉर्मेट का कॉम्बिनेशन होता है, इसीलिए हम इसको कहते हैं द कॉम्बिनेशन रेज्यूम फॉर्मेट। अब इसमें हम लोग दोनों चीजें इंक्लूड करते हैं, जैसे कि बोथ स्किल्स एंड वर्क हिस्ट्री आर इक्वली इंपॉर्टेंट। आपको लगता है कि आपका एक्सपीरियंस, स्किल एंड वर्क हिस्ट्री तीनों इंपॉर्टेंट है, एंड इसीलिए हमें इन तीनों का कॉम्बिनेशन हमारे रेज्यूम में इंक्लूड करना चाहिए। अब ये जो रेज्यूम फॉर्मेट है, द कॉम्बिनेशन रेज्यूम फॉर्मेट, ये कब यूजफुल होता है? इट इज ग्रेट फॉर एक्सपीरियंस प्रोज एंड करियर चेंजेस फॉर हाईलाइटिंग द ट्रांसफरेबल स्किल्स। तो जब कोई कंपनी में बहुत ही हायर लेवल पे रिक्रूटमेंट होता है, फॉर एग्जांपल सीईओ या वीपी या उससे भी कोई सीनियर लेवल पे अगर कोई रिक्रूटमेंट होता है, तो वहां पे आपके रेज्यूम में ये कॉम्बिनेशन रेज्यूम फॉर्मेट यूज करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये आपके लिए फायदेमंद होता है। आपको आपके ट्रांसफरेबल स्किल्स, मतलब मैंने ये कंपनी में जब काम किया तो मुझमें ये स्किल्स डेवलप हुए, दूसरी कंपनी में जब मैंने काम किया तो मुझमें लीडरशिप स्किल्स डेवलप हुए। तो जो भी आप में ट्रांसफॉर्मेशन स्किल्स आए हुए या जो भी आप में ट्रांसफरेबल स्किल्स आए, उसके ऊपर आपको हाईलाइटिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो जो लोग सीनियर पोजीशन के लिए अप्लाई करते हैं, जिनके पास कई सालों का एक्सपीरियंस होता है, उन लोगों के लिए द कॉम्बिनेशन रेज्यूम फॉर्मेट बहुत फायदेमंद होता है। लेकिन इसमें भी कुछ कॉन्स है, इसमें भी कुछ डिसएडवांटेजेस है, जैसे कि
अनकॉमन, ये बहुत रेयरली यूज होता है, कई बार एचआर को भी पता नहीं होता ये रेज्यूम फॉर्मेट, नॉट एज फैमिलियर जैसे मैंने अभी बताया, एंड इट इज नॉट रिकमेंडेड फॉर एंट्री लेवल जॉब सीकर। तो अगर आप एंट्री लेवल जॉब सीकर हो, आपके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है या फ्रेशर हो, तो आप इस तरीके का रेज्यूम फॉर्मेट बिल्कुल भी यूज मत कीजिए, क्योंकि ये आप लोगों के लिए है ही नहीं, क्योंकि आपके पास इतने सालों का एक्सपीरियंस नहीं है, यू डोंट हैव वर्क हिस्ट्री बिकॉज यू आर अ फ्रेशर, मे बी यू डोंट हैव दोज दैट मच स्किल्स ऑल्सो। इसीलिए ये संयोजन प्रारूप का जो रेज्यूम फॉर्मेट होता है, इसको आप यूज नहीं कर सकते अगर आप एंट्री लेवल जॉब सीकर हो। क्लियर एवरीवन, एनी डाउट? No, sir. ओके, नाउ लेट्स सी कि द कॉम्बिनेशन रेज्यूम फॉर्मेट कैसे दिखता है। सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ कॉम्बिनेशन रेज्यूम फॉर्मेट। इसमें एज इट इज सबसे पहले आपका नेम एंड कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन होता है, उसके बाद आपकी समरी के बारे में बताया जाता है, स्किल्स एंड एबिलिटीज, प्रोफेशनल एक्सपीरियंस, एजुकेशन, एंड अलोंग विथ एजुकेशन आपने कोई अवार्ड अगर जीता है, एक्स्ट्रा करिकुलर अचीवमेंट है आपका, तो वो भी आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। जैसे कि मैंने बताया था कि ये सीनियर मोस्ट पोजीशन के लिए इस टाइप का रेज्यूम होता है, जिसमें आपने अगर 25 साल या 30 साल अगर आपने एक्सपीरियंस किया है किसी इंडस्ट्री में, तो हो सकता है कि आप जब किसी एक इंडस्ट्री में कई सालों तक काम करते हो, तो आपने कई सारी अचीवमेंट्स की होंगी, आपको कई सारे अवार्ड्स मिले होंगे। 25 साल 30 साल अगर आप कोई इंडस्ट्री में या कोई किस पर्टिकुलर फील्ड में आप काम करते हो, तो डेफिनेटली आपने कई सारे अचीवमेंट्स किए होंगे या आपको कई सारे अवार्ड्स मिले होंगे। तो उन सभी अवार्ड्स को, उन सभी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज को और अचीवमेंट्स को आपको सीवी में मेंशन करना बहुत जरूरी होता है। इसीलिए इसको हम लोग कहते हैं कॉम्बिनेशन रेज्यूम, जिसमें आप आपके स्किल्स के बारे में भी बात करते हो, आपके एजुकेशनल एक्सपीरियंस के बारे में बात करते हो, और आपके प्रोफेशनल एक्सपीरियंस के बारे में भी बात करते हो, along with your extra curricular activities as well as awards. Clear everyone? Any doubt in combination resume? No, sir. Okay. तो अगर आप फ्रेशर हो तो आपके लिए बेस्ट ऑप्शन कौन सा है? Combination resume. अगर आप फ्रेशर हो तो अगर आप फ्रेशर हो, आपके पास Sir, second wala. Skin वाला, functional वाला. फंक्शनल रेज्यूम, Functional राइट? resume. राइट। और अगर आपको बहुत सालों का एक्सपीरियंस है, आप यू हैव अ रिच एक्सपीरियंस विद अ प्रोफेशनल हिस्ट्री, तो आपके लिए दो ऑप्शन है, या तो आप कॉम्बिनेशन रेज्यूम यूज कर सकते हो या फिर आप Chronological. क्रोनोलॉजिकल रेज्यूम यूज कर सकते हो। क्लियर एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay, so this is about drafting a resume, right? Now I'm going to show you कि ideally जब आपको resume लिखना होता है तो कौन सी चीजें मैंडेटरी होती है, हाउ टू राइट अ resume। मतलब ये वो चीजें हैं जो आपके resume में होनी ही चाहिए। These are the must things which you should include in your resume। अब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप कौन सा resume फॉर्मेट यूज कर रहे हो, मैं ये बता रहा हूँ कि आप कोई भी resume फॉर्मेट को यूज कीजिए, लेकिन उनमें ये चीजें मैंडेटरी है। ये चीजें अगर आपके रेज्यूम में नहीं होंगी तो आपका रेज्यूम एक आइडियल रेज्यूम नहीं कहलाएगा। तो अब हम देखते हैं कि वो कौन सी चीजें हैं जो आपके रेज्यूम में मस्ट होती है या होनी ही चाहिए। तो सबसे पहले राइट योर कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट राइटिंग योर कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन में क्या क्या डिटेल्स होती है स्टूडेंट्स? अपना name, Name, address, phone number, email ID. यस। तो आपको आई मीन पहले के जमाने में ये होता था कि आपने जॉब एप्लीकेशन देने के बाद आपके घर पे लेटर आता था, लेकिन अभी डिजिटलाइजेशन की वजह से वो अभी जमाना चला गया कि आपके घर पे जॉब के लिए लेटर आएगा, या आपको आपका सिलेक्शन हो गया उसका लेटर आपके घर पे आएगा। लेकिन आजकल आपके मोबाइल पे कांटेक्ट किया जाता है या आपके ईमेल आईडी पे आपको मेल आती है कंपनी से, अगर आपको जॉब के लिए सिलेक्ट किया है। यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. यस। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है स्टूडेंट्स कि आपने जो नंबर दिया हुआ है मोबाइल नंबर, क्या वो मोबाइल नंबर सही से आपने लिखा है? अगर उसमें एक भी डिजिट अगर मिस हो गया तो आपको कांटेक्ट करना मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए जब आप अपना कांटेक्ट नंबर लिखते हो, बी केयरफुल, चेक योर कांटेक्ट नंबर ट्वाइस और थ्राइस, 2 या 3 बार उसको क्रॉस चेक कीजिए। कोई एक सिंगल डिजिट भी अगर मिस हो गया तो आपका कांटेक्ट नंबर रॉन्ग हो सकता है। नंबर 2, ईमेल आईडी। ईमेल आईडी में भी कई बार कॉमन मिस्टेक्स होते हैं, जहां पे आप @ लिखना भूल जाते हो। कई बार हम
gmail.com लिखना भूल जाते हैं। कई बार आप एक स्पेलिंग मिस्टेक अगर आपकी ईमेल आईडी में रॉन्ग देते हो तो वो ईमेल बाउंस हो जाता है, वो ईमेल आपको डिलीवर नहीं हो पाएगा। एंड इसीलिए आपका ईमेल आईडी आपको प्रॉपरली लिखना बहुत जरूरी होता है। यस और नो? Yes. Yes, sir. यस। तो बी केयरफुल वाइल राइटिंग योर कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन स्टूडेंट्स। आपके कॉन्टैक्ट नंबर में आपको नंबर चेक करना है 2-3 बार, और आपके ईमेल आईडी आपने ठीक से लिखी है या नहीं ये आपको चेक करना है। पॉइंट नंबर 2, add a professional title and summary or objective. This is very important. आपके रेज्यूम में आपका ऑब्जेक्टिव या समरी होना बहुत जरूरी है। What is your objective? आप क्या बनना चाहते हो, या आप इस कंपनी में अप्लाई कर रहे हो तो आपके इस जॉब के लिए अप्लाई करने के पीछे क्या ऑब्जेक्टिव है, या ओवरऑल आपको करियर में ऑब्जेक्टिव क्या है, ये आपके रेज्यूम में अगर आपने ऑब्जेक्टिव लिखा है तो ही पता चलेगा। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है स्टूडेंट्स, कई बार हमें आदत होती है कि हम हमारे दोस्त का ही रेज्यूम कॉपी पेस्ट करते हैं। अब इसमें प्रॉब्लम ये हो जाता है कि हम एज इट इज उसका ऑब्जेक्टिव जो है वो हम भी कॉपी पेस्ट कर देते हैं, और कई बार तो हम ऑब्जेक्टिव पढ़ते ही नहीं है, हमें पता ही नहीं होता कि वो ऑब्जेक्टिव क्या है। मैंने मेरे दोस्त का रेज्यूम ले लिया, कॉपी पेस्ट कर दिया, सिर्फ मेरा नाम बदल दिया और मेरा रेज्यूम हो गया। ऐसा मत करो। आपका ऑब्जेक्टिव और आपके दोस्त का ऑब्जेक्टिव सेम नहीं हो सकता। इज इट पॉसिबल? ऐसा हो सकता है क्या कि दोनों का ऑब्जेक्टिव सेम है? No, sir. No, sir. सो नेवर डू दिस मिस्टेक स्टूडेंट्स। आप अपने दोस्त का रेज्यूम कॉपी पेस्ट मत कीजिए, आप अपने ऑब्जेक्टिव को खुद ड्राफ्ट कीजिए, क्योंकि आपको आपकी करियर में या आपकी लाइफ में क्या बनना है ये आपके सिवा और कोई नहीं बता सकता। इसीलिए राइट योर प्रोफेशनल समरी एंड ऑब्जेक्टिव प्रॉपरली। उसके बाद नंबर 3, लिस्ट योर वर्क एक्सपीरियंस एंड अचीवमेंट्स। अब जब आप वर्क एक्सपीरियंस की बात करते हो तो वर्क एक्सपीरियंस का जो सीक्वेंस होता है, ऑलवेज रिमेंबर यू हैव टू स्टार्ट विथ योर करंट कंपनी फर्स्ट। करंट कंपनी मतलब मैं अभी किस कंपनी में काम कर रहा हूं, सबसे पहले मैं मेरी करंट कंपनी के बारे में बात करूंगा। सो ऑलवेज फॉलो द करेक्ट सीक्वेंस। उसके बाद फॉर एग्जाम्पल अभी मैंने जैसे कि अप्रैल 2020 से दिसंबर 2020 टिल डेट आई एम वर्किंग इन दिस कंपनी, लेकिन अप्रैल से पहले उसके बाद मैं कौन सी कंपनी में था, मैं सेकंड ऑप्शन पे या सेकंड में मैं दूसरी कंपनी की डिटेल्स भरूंगा। तो आप ये नहीं कर सकते कि आपने 2018 वाला पहले रखा है और उसके बाद 2020 की जॉब एक्सपीरियंस के बारे में आपने मेंशन किया है। इट शुड बी इन अ प्रॉपर सीक्वेंस, 2020, 2019, 2018, 2017, 2016। आपको ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर को फॉलो करना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि यहाँ पे आपके ऑर्गेनाइजिंग स्किल्स दिखाई देते हैं कि हाउ वेल यू हैव ऑर्गेनाइज योर रेज्यूम। एंड इसीलिए आपके वर्क एक्सपीरियंस को जब आप मेंशन करते हो, चेक द डेट्स, आप कौन सी डेट पे या कौन सी साल तक कहाँ तक काम कर रहे थे, प्लीज चेक योर डेट्स ऑल्सो, मंथ ऑल्सो, आप कौन सा मंथ देख रहे हो, वहां पे कौन सा मंथ लिख रहे हो। फॉर एग्जाम्पल April 2020 to December 2020 I'm working in this company, so please write your dates and month properly. उसके बाद मेंशन योर टॉप सॉफ्ट एंड हार्ड स्किल। तो आप में जो सॉफ्ट एंड हार्ड स्किल्स है, जिसमें आपको पता है कि ये जॉब के लिए ये बहुत ही सूटेबल स्किल्स है, तो उनको सबसे पहले आपके रेज्यूम में मेंशन कीजिए। नंबर 5, एडिशनल सेक्शंस। अब एडिशनल सेक्शन में आपको क्या क्या इंक्लूड करना होता है? सबसे पहले तो लैंग्वेजेस, आप कौन सी भाषाएं बोल सकते हो, लिख सकते हो। आप फ्लुएंट हो तो आप लिख सकते हो कि आई एम अ फ्लुएंट इंग्लिश कम्युनिकेटर। आप लिख सकते हो कि फ्लुएंसी इन हिंदी, फ्लुएंसी इन मराठी, फ्लुएंसी इन गुजराती, राइट, विच एवर लैंग्वेज यू कैन स्पीक। अगर आपने कुछ सर्टिफिकेशंस किए हुए तो उन सर्टिफिकेशंस के बारे में मेंशन कीजिए। वो सर्टिफिकेशन आपने कौन से साल में कंप्लीट किया है, वो साल लिखना भी बहुत जरूरी होता है। फॉर एग्जाम्पल 2009 में मैंने ये सर्टिफिकेशन किया था, 2011 में मैंने दूसरा सर्टिफिकेशन किया था। सो मेंशन दो सर्टिफिकेशंस विथ प्रॉपर डेट इज वेरी इंपॉर्टेंट। नंबर 6, टेलर योर इंफॉर्मेशन टू द जॉब एड। जो आपने जॉब एड देखी है न्यूज़पेपर में या वेबसाइट पे, उसको पहले ठीक से पढ़िए। उस जॉब एड में कौन से स्किल्स रिक्वायर्ड दिए हैं, क्या वो स्किल्स मेरे रेज्यूम में मैंने लिखे हैं या नहीं लिखे हैं, वो मुझे देखना जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल अगर किसी कंपनी में एक टीम लीडर के लिए रिक्वायरमेंट है, अब आप मुझे बताइए एक टीम लीडर बनने के लिए आप में कौन सी क्वालिटीज होनी चाहिए? Leadership quality. हाँ, उसके अलावा टीम हैंडलिंग एक्सपीरियंस होना चाहिए। यस और नो? आपको टीम हैंडलिंग का एक्सपीरियंस होना चाहिए,
you should be a good communicator, you should be very confident, you should be very empathic. empathy होनी चाहिए अपने अपने जो टीम मेंबर होते हैं उनके प्रति अपने पास empathy और sympathy दोनों होनी चाहिए. You should understand each and every team member, right? Coordination. Coordination, this is also very valid point for the leadership. You should be a good coordinator also. So ये सब skills को mention कीजिए आपके resume में, तो ही आपका resume impressive होगा और आपका resume एक suitable resume होगा उस job position के लिए. So try to put all the information which is actually in जो जिसका जरूरत या जिसकी requirement है उस job position के लिए, उन सभी skills को mention कीजिए आपके resume में. एंड सबसे लास्ट एंड इम्पॉर्टेंट पॉइंट है प्रूफ रीड बिफोर अप्लाइंग फॉर जॉब्स. कोई भी रेज्यूम जब आप भेजना चाहते हो किसी कंपनी में, उसके पहले उसको कम से कम 2 या 3 बार प्रूफ रीड कीजिए. कहीं पे स्पेलिंग मिस्टेक्स तो नहीं है, कहीं पे कोई रॉन्ग वर्ड या सेंटेंस तो मैंने यूज नहीं किया है. सबसे बेस्ट होता है किसी थर्ड पर्सन को आप अपना रेज्यूम पढ़ने के लिए दीजिए. आपके टीचर हो सकते हैं या आपके फैमिली में कोई सीनियर हो सकते हैं या आपके फ्रेंड सर्कल में या कोई एक्सपीरियंस वर्क प्रोफेशनल है, उनको आप अपना रेज्यूमे एक बार पढ़ने के लिए दीजिए. कई बार ऐसे हो जाता है कि कुछ गलतियां हमें दिखाई नहीं देती है, लेकिन सामने वाले को जब आप बताते हो, दैट पर्सन विल डेफिनेटली हेल्प यू एंड दैट पर्सन विल डेफिनेटली करेक्ट योर मिस्टेक्स, राइट? तो प्रूफ रीड करना, एंड वंस यू गॉट द कंफर्मेशन कि यस नाउ माय रेज्यूमे इज परफेक्टली ड्राफ्टेड प्रॉपर्ली, एवरीथिंग इज एट द राइट प्लेस, this is the time to apply for the job post. Clear everyone? Yes, sir. Yes, sir. Yes, So sir. remember, these are 7 must points. Though these points are very important in your resume, whichever format you are going to use, but these 7 points are must in your resume. Clear everyone? Any doubt as of now? No, sir. No, sir. Okay. Now, next is, yeah, tell me. So, what is the difference between a resume and CV? Resume and CV is one and the same. Actually, CV means curriculum vitae. It's a Latin word. It's a Latin word जिसको CV भी कई बार यूज होता है, कई बार resume भी बोलते हैं इसको, कई बार लोग बायोडेटा भी बोलते हैं इसको. Okay? Okay, sir. Thank you. Welcome. Now, next is, these are some additional tips to make your resume look impressive. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, देख लो स्टूडेंट्स. मेक योर फॉन्ट बिटवीन 10 and 12 पॉइंट साइज. तो जब आप अपना रेज्यूम बनाते हो वर्ड में, आप सबको पता है फॉन्ट साइज अवेलेबल होते हैं, यस और नो? Yes, sir. Yes, सो sir. आइडियली आपका जो फॉन्ट साइज होता है ये 10 and 12 के बीच में रखिए. ज्यादा भी आपको एनलार्ज करके फॉन्ट यूज नहीं करना है. नंबर 2, सिलेक्ट अ फॉन्ट दैट इज क्लीन एंड इजी टू रीड लाइक एरियल और हेल्वेटिका. नॉर्मली हम लोग देखते हैं कि मोस्टली कॉमन यूज जो फॉन्ट होता है वो होता है एरियल. तो आप मोस्टली एरियल फॉन्ट को यूज कर सकते हैं. अवॉइड स्टाइलाइज फॉन्ट्स. आप कोई भी ग्रीटिंग कार्ड पे नहीं लिख रहे हो या किसी को शादी का कार्ड नहीं दे रहे हो, आप एक रेज्यूम बना रहे हो, तो आइडियली आप किसी भी स्टाइलाइज फॉन्ट्स को यूज मत कीजिए, अदरवाइज इट विल बी डिफिकल्ट टू रीड ऑल्सो. तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है कि हम एक रेज्यूम बना रहे हैं तो उस हिसाब से एक स्टैंडर्डाइज फॉन्ट को हमें यूज करना चाहिए. सो आइडियली एरियल अगर आप यूज करते हो तो इट विल बी अ गुड ऑप्शन. नंबर 3, जब आप रेज्यूम को बनाते हो तो मार्जिन छोड़ना बहुत जरूरी होता है. यू शुड कीप अ मार्जिन ऑफ 1 to 1.5 inches, not more than that. Number 4, make your name and section headers bold or slightly bigger in font size. तो नॉर्मली अगर आपका फॉन्ट 10 या 12 साइज का है तो आपका नाम, आपका क्वालिफिकेशन, उसको आप थोड़ा सा बोल्ड और साइज में थोड़ा सा 2 इंक्रीज कर सकते हो. जैसे कि अगर आपका नॉर्मल फॉन्ट 10 या 12 है तो आप अपना नाम या अपने एजुकेशनल क्वालिफिकेशन या जो हेड पॉइंट्स है उनको आप 14 साइज पे रख दीजिए, बिकॉज इट विल हेल्प टू हाईलाइट योर रेज्यूम. आपके रेज्यूम में जो मेन पॉइंट्स है उनको हाईलाइट करने के लिए आपको ये अच्छा ऑप्शन होता है जब आप उसको बोल्ड में लिखते हो. एंड द लास्ट इज यूज बुलेट पॉइंट्स व्हेन लिस्टिंग सेवरल डिफरेंट पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन. जैसे कि आपने एजुकेशनल क्वालिफिकेशन लिखा हुआ है तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में सबसे पहले आपको लिखना है आपका हाईएस्ट क्वालिफिकेशन. जैसे कि आपने अगर पोस्ट ग्रेजुएशन किया है या आपने अगर एमबीए किया है तो सबसे पहले एमबीए मेंशन कीजिए.
उसके बाद आपका ग्रेजुएशन सेकेंड बुलेट पॉइंट में, थर्ड बुलेट पॉइंट में आप HSC एंड द लास्ट बुलेट पॉइंट विल बी योर SSC। तो जब आपको मल्टीपल पॉइंट्स को ड्राफ्ट करना है तो उसको बुलेट पॉइंट्स में अगर आप मेंशन करते हो या राइट करते हो या ड्राफ्ट करते हो तो इट लुक्स वेरी प्रेजेंटेबल। जैसे कि इस पीपीटी में आपने देखा कि मैंने ये 5 पॉइंट यहाँ पे डाले विद द हेल्प ऑफ दी बुलेट, राइट। तो बुलेट, जब आप बुलेट पॉइंट्स के द्वारा आप कोई भी डेटा को प्रेजेंट करते हो, इट लुक वेरी आइडेंटिकल, इट लुक वेरी प्रॉपर in a very proper manner. Yes or no? Yes, sir. Yes, sir. Yes. So always use bullet points wherever they are necessary. आपको लगता है कि यहाँ पे अगर मैं बुलेट पॉइंट्स यूज करूंगा तो डेटा बहुत ही अच्छे तरीके से प्रेजेंट होगा, तो उसको यूज कीजिए। और एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा स्टूडेंट्स, अभी वो जमाना चला गया कि पहले के जमाने में ऐसे होता था कि जितना बड़ा आपका रेज्यूम होता था उतना ज्यादा वो इम्प्रेसिव होता था। अब वो जमाना नहीं रहा। अब नाउ एवरीथिंग इज वेरी वेरी मच कंप्रेस, एवरीथिंग इज वेरी मच जितना आप कम साइज का रेज्यूम रखोगे उतना वो ज्यादा इम्प्रेसिव होता है। आइडियली मैं ये कहूंगा कि आपका जो रेज्यूम है वो 1 ही पेज का होना चाहिए, मैक्सिमम 2 पेज का होना चाहिए, उससे ज्यादा आपका सीवी नहीं होना चाहिए। उस तरीके से कॉम्पैक्टली आपको आपका रेज्यूम ड्राफ्ट करना होता है। सो रिमेंबर स्टूडेंट्स, रिमेंबर दिस कि जितना बड़ा आपका रेज्यूम होगा उतना ज्यादा आपको एक्सपीरियंस होगा, ऐसा नहीं है। ट्राई टू मेक योर रेज्यूम वेरी कॉम्पैक्ट, आइडियल, जितने वर्ड्स जितने सेंटेंस यूज है उसको ही यूज कीजिए। अदरवाइज आप कोई ऐसे बुक नहीं लिख रहे हो या आप कोई बुक नहीं देने वाले हो सामने वाले को, तो डोंट यूज मल्टीपल पेजेस फॉर योर रेज्यूम। ट्राई टू कॉम्पैक्ट योर रेज्यूम, जिसकी वजह से एक अच्छा और इम्प्रेसिव रेज्यूम आप बना सकते हो, जिससे आप HR को अच्छे तरीके से इम्प्रेस कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ योर अट्रैक्टिव रेज्यूम। क्लियर एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. Sir. Yes, Any sir. doubt? No, sir. I have a doubt. Yeah, tell me. Sir. I saw a few resumes where Mhm. we also had a picture. Mhm. Yeah, this is very valid point. But remember students, if you want to add your photograph, please don't add any WhatsApp DP photograph or any kind of casual photograph. We came across with such resume many time. I observe कि लोगों को लगता है कि आपको आपने WhatsApp पे जो DP रखा हुआ है वो फोटो आप रेज्यूम में रखते हो। डोंट डू दिस, दिस इज वेरी बैड इंप्रेशन। अगर आप कोई फोटो रखना चाहते हो तो एक स्टैंडर्डाइज फोटो रखो, जिसमें आप फॉर्मल कपड़ों में हो या फॉर्मली ड्रेस हो, वेल ग्रूम हो, उसी तरीके के फोटोज को आप यूज कीजिए। अदरवाइज आप फोटो को यूज ही मत कीजिए। सो इफ यू आर गोइंग टू यूज द फोटोग्राफ, प्लीज प्रॉपर ड्रेसिंग में या प्रॉपरली वेल ड्रेस एंड वेल ग्रूम अगर फोटो है तो ही यूज कीजिए, अदरवाइज डोंट यूज इट। क्लियर एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. एनी अदर डाउट? सर कंपलसरी नहीं है ना फोटो लेना? नो नो, इट्स नॉट कंपल्सरी, इट्स अप टू यू। यूजुअली आपने देखा होगा कि बहुत कम लोग यूज करते हैं फोटोग्राफ को। इट्स नॉट मैंडेटरी। एंड दैट इज इंटरव्यू, हाउ टू फेस इंटरव्यू। तो सबसे पहले देखते हैं कि इंटरव्यू का मतलब क्या होता है। सो इंटरव्यू क्या होता है स्टूडेंट्स? व्हाट इज इंटरव्यू? Two people sharing their views. Two people sharing their views, yes. Or To get to know more about the person. yes, it's an opportunity to get to know about each other. Yes, very rightly said. इसके अलावा और क्या होता है इंटरव्यू में? Question and answers, yes or no? Yes, personality. Yes, Yes. sir. One person will ask you the question and another person will give answer, right? Yes, sir. It is a kind of discussion also between two people, right? Sometimes it can be a discussion between two people. Two people are going to share their point of views also, correct? Yes, sir. So इसको थोड़ा सा हम सिंप्लीफाई करते हैं। अगर आप इंटरव्यू वर्ड को अगर आप स्प्लिट करते हो, इसके आप 2 टुकड़े करते हो, तो इसमें आता है इंटर एंड व्यू। इंटर का मतलब होता है विद इन एंड व्यू मतलब माय पॉइंट ऑफ व्यू। सो बेसिकली इंटरव्यू एक अपॉर्चुनिटी होता है कि आपके बारे में या आपके पॉइंट ऑफ व्यू क्या है ये बताने के लिए आपको एक अपॉर्चुनिटी होती है।
सो बेसिकली बिटवीन व्यू एंड सीइंग ईच अदर, क्योंकि नॉर्मली आपने देखा होगा इंटरव्यू जो भी होते हैं वो फेस टू फेस होते हैं। इंटरव्यू में दो लोग अगर इन्वॉल्व है तो एक इंटरव्यू लेने वाला लोग होता है और एक इंटरव्यू देने वाला, राइट। सो बेसिकली ये दोनों लोग एक दूसरे को फेस टू फेस मिलते हैं, दे आर सीइंग ईच अदर एंड दे आर शेयरिंग द व्यूज बिटवीन ईच अदर। यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. So basically, it means that both the persons or groups involved in an interview get to know about one another. So basically, दोनों लोग एक दूसरे के बारे में जानने की कोशिश करते हैं और उस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं इंटरव्यू। शायद इसीलिए हम लोग कई बार ये भी कहते हैं कि मैरिज का भी इंटरव्यू होता है। यस और नो? तो उसमें भी आप एक दूसरे को जानने की कोशिश करते हो, Yes, राइट? sir. आजकल मैरिज के लिए भी बायोडेटा मंगाते हैं। यस और नो? हाँ, sir. Okay. Now, next is what? A difference between an interviewer and interviewee. Now, the interviewer is one who asks the questions and interviewee is the one who responds. मतलब जब आप इंटरव्यू की प्रोसेस को अगर आप देखोगे तो वहां पे एक पर्सन होता है जो इंटरव्यू लेता है और दूसरा होता है जो इंटरव्यू देने के लिए आया है। The person who takes the interview is known as interviewer and the person who is giving interview is known as interviewee. I hope this is clear to everyone. Yes, sir. Yes, sir. तो आप अगर इंटरव्यू को गए हो तो आप कौन हो? इंटरव्यूअर हो या इंटरव्यू हो? Interview. Yes, you are interviewee. Now in this picture आपको क्या लगता है इंटरव्यूअर कौन है और इंटरव्यूवी कौन है? जो क्वेश्चन इसका हाथ सामने है वो पीछे कोर्ट में बैठा है वो इंटरव्यूअर है। हाँ, एंड जो अपोजिट साइड पे बैठा है वो इंटरव्यू है। कैसे मालूम पड़ा आपको? पोस्चर से और बात करने के तरीके से देख के मालूम पड़े। ओके, Personality. ओके। और एक चीज है कि जो टेबल के इनसाइड मतलब अंदर के साइड में जो बैठा है नॉर्मली वो जो ऑफिस का जो होता है वही बैठ सकता है ना, इनसाइड द टेबल साइड। यस सर। कैंडिडेट इज ऑलवेज सिटिंग ऑन द आउटसाइड ऑफ द टेबल साइड। यस और नो? यस सर। Yes. सर। राइट। सो इंटरव्यूअर एंड इंटरव्यूवी के बारे में कंफ्यूजन नहीं है ना किसी को? नहीं No, sir. Okay. Now let's come to the main topic, that is how to face interviews. So जब आपको इंटरव्यू को जाना है तो उसके पहले आपको कुछ प्रिपरेशंस करने बहुत जरूरी होते हैं। तो बेसिकली ये प्रिपरेशंस दो स्टेजेस में होते हैं, एक होता है बिफोर इंटरव्यू एंड दूसरा होता है ऑन द डे ऑफ इंटरव्यू। नाउ फॉर एग्जांपल टुडे इज 19th of December and on Monday, that is 21st of December, you are going to appear for your interview. That means you have 2 days to prepare for your interview, right? So now Saturday and Sunday, these are 2 days where you are going to prepare for before interview. तो अब हम देखते हैं कि बिफोर द इंटरव्यू हमें किस तरीके से प्रिपेयर होना है। तो सबसे पहला है गो प्रिपेयर्ड। नाउ गो प्रिपेयर्ड का मतलब क्या होता है कि कोई भी इंटरव्यू को जाने से पहले आपको कुछ चीजें प्रिपेयर करनी बहुत जरूरी होती है। तो सबसे पहली चीज तो आपने आपका रेज्यूम बनाया हुआ है, उस रेज्यूम को बराबर से फाइल में रख दीजिए। कई बार आपने देखा होगा कि इंटरव्यू में आपको आपके एजुकेशनल और प्रोफेशनल एक्सपीरियंस के डॉक्यूमेंट्स भी मांगे जाते हैं। यस और नो? यस सर। Yes, sir. तो उन डॉक्यूमेंट्स को भी बैग में या फोल्डर में बराबर से आप अरेंज कीजिए, so that whenever the interviewer will ask you to show the documents, you can directly show them the documents. So उसको properly arrange करो। अगर आपको लगता है कि और कुछ एडिशनल डॉक्यूमेंट साथ में कैरी करने हैं तो आप उनको भी कर सकते हो। कई बार कंपनी में आपको आपके आधार कार्ड या पैन कार्ड इन डॉक्यूमेंट्स को बारे में भी पूछा जाता है, तो यू कैन ऑलवेज कैरी दीज काइंड ऑफ पर्सनल डॉक्यूमेंट्स ऑल्सो विथ यू। नंबर 2, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट स्टूडेंट, दैट इज रिसर्च द कंपनी। आप जिस कंपनी में इंटरव्यू देने जा रहे हो उस कंपनी के ऊपर आपको रिसर्च करना बहुत जरूरी होता है। अब आप किसी भी कंपनी के बारे में रिसर्च करते हो मतलब आपको कौन सी चीजें पता होनी चाहिए स्टूडेंट? Their objectives, field of work, specific field of work. Which is the best place to search about the company? Google and their website. Company's website. Basically company's website. Reviews. Yes, company's website.
सो बेसिकली कंपनी की वेबसाइट पे जब आप जाते हो तो वहां पे एक ऑप्शन होता है अबाउट अस, जिसमें आपको कंपनी के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन होती है, जैसे कि ये कंपनी ने अपनी शुरुआत कब की थी, विच इज द ईयर द कंपनी वाज स्टार्टेड, 2000 या 2018 या फिर 1994, जो भी है उसको आपको स्टडी करना है। कंपनी ने सबसे पहले अपना ऑफिस कहाँ पे ओपन किया था, इनिशियली कंपनी के पास कितने ब्रांचेस थी, अब कंपनी की करंट कंडीशन क्या है, कंपनी के अभी फिलहाल कितने ऑफिसेस है, कंपनी के पास अभी कितनी डिविजन्स है, कंपनी की क्या क्या सर्विसेज है, कंपनी क्या किस तरीके का प्रोडक्ट ऑफर करती है मार्केट में, या जो भी जानकारी कंपनी के वेबसाइट पे होती है वो इंफॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए, बिकॉज इंटरव्यू में इसके ऊपर आपको कई सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सो दैट टाइम यू शुड नो ईच एंड एवरीथिंग अबाउट द कंपनी, एंड देयरफॉर रिसर्च ऑफ द कंपनी इज very important. Clear everyone? Yes, sir. Yes, sir. Number 3, Yes, sir. be thorough with your CV. This is very important. जैसे कि मैंने पहले भी बताया था कि कई बार कुछ लोगों को ऐसी आदत होती है कि लास्ट मोमेंट पे आप अपने दोस्त का रेज्यूम ले लेते हो, कॉपी पेस्ट करते हो और आप इंटरव्यू को चले जाते हो। अब इसमें प्रॉब्लम ये होता है कि कई बार आपके रेज्यूम में हॉबीज में लिखा होता है रीडिंग बुक्स, और हालांकि आप कभी बुक्स पढ़ते ही नहीं हो, और आपको इंटरव्यू में पूछा जाता है विच इज द बुक यू आर रीडिंग राइट नाउ, एंड देन यू रियलाइज सडनली ओ ये तो मेरा हॉबी है ही नहीं, राइट? सो डोंट डू दिस। आपके रेज्यूम में क्या लिखा है ये आपको पता होना चाहिए। यू शुड नो ईच एंड एवरी पॉइंट ऑफ योर रेज्यूम। सो बी थॉरो विथ योर सीवी। आप अपने खुद के सीवी को कम से कम 5 या 6 बार पढ़िए बिफोर यू गो फॉर द इंटरव्यू। यू शुड नो योर ऑब्जेक्टिव बाय हार्ट। आपको पता होना चाहिए कि आपके रेज्यूम में आपका ऑब्जेक्टिव क्या लिखा हुआ है। समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स? एनी डाउट? No, sir. No, sir. राइट? No, sir. थॉरो विथ योर सीवी। आपके सीवी में आपने जो भी चीजें लिखी है या जो भी डिटेल्स आपने लिखी है, क्या वो आपके बारे में लिखी हुई जानकारी है या आपके दोस्त के बारे में लिखा है, प्लीज उसको चेक कीजिए। कई बार तो लोग कॉपी पेस्ट के चक्कर में ये भी भूल जाते हैं कि फोन नंबर भी दोस्त का ही है, तो कई बार ये भी मिस्टेक हो जाती है। सो डोंट डू दिस। नंबर 4, प्रिपेयर टू आंसर कॉमन क्वेश्चंस। अब कई बार आपने देखा होगा यार, ऑलमोस्ट सभी इंटरव्यूज में कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो मोस्टली कॉमन आस्क्ड क्वेश्चंस होते हैं। कैन एनीवन टेल मी द मोस्टली आस्क्ड कॉमन क्वेश्चन? एनीवन? जो खुद के बारे में बताना। इसके बारे में वो पूछते हैं ना, खुद के बारे में बताओ क्या करते हो। So the very common question in every interview is tell me about yourself, right? तो हर इंटरव्यू में सबसे पहला सवाल आपको मोस्ट ऑफ द टाइम यही होता है कि टेल मी अबाउट योरसेल्फ। तो कई बार जब आपको आपके बारे में बात करने का मौका मिलता है तब आप ठीक से बात नहीं कर पाते, या उस वक्त आपका कॉन्फिडेंस दिखता है आप में, आपके चेहरे पे या आपकी बॉडी लैंग्वेज में अगर नर्वसनेस है तो दैट वी कैन इजीली लुक आउट कि हाँ ये थोड़ा सा नर्वस है कैंडिडेट। सो बेसिकली बी कॉन्फिडेंट वाइल टेलिंग अबाउट योरसेल्फ। आप अपने बारे में बता रहे हो ना, किसी और के बारे में तो नहीं बता रहे हो। एंड हु नोज बेटर देन योरसेल्फ, राइट? आप अपने आप से कोई आपको बेहतर नहीं जान सकता है। तो प्लीज बी कॉन्फिडेंट। इसके लिए आपको एक सोल्यूशन देता हूँ। whenever you need to practice about, or when you need to practice on such kind of questions like tell me about yourself, मिरर के सामने बैठिए और मिरर में देख के बात कीजिए। yes, this is my name, this is my qualification, these are my hobbies. look in the mirror and उस बात को रिपीट कीजिए। tell me about yourself का जो क्वेश्चन है उसका आंसर मिरर में देख के 3-4 बार उसको प्रैक्टिस कीजिए। फिर उसके बाद आप घर में अपने पापा या मम्मी को बोल सकते हो कि आप मेरा ये क्वेश्चन देखो, मैं किस तरीके से बात कर रहा हूँ। आप अपने दोस्त को भी बोल सकते हो। सो प्रिपेयर फॉर एडिशनल और आंसर कॉमन क्वेश्चंस। एंड रिमेंबर स्टूडेंट्स, यू हैव टू आस्क एटलीस्ट 2 क्वेश्चंस। भले ही आप इंटरव्यू भी हो, आपका इंटरव्यू है, दैट डजंट मीन कि आपको कोई राइट नहीं है कंपनी के बारे में कोई भी क्वेश्चन पूछने का। नो, एटलीस्ट आपको 2 क्वेश्चन पूछने हैं। But remember students, don't ask any silly questions. For example, आप इंटरव्यू में ये नहीं पूछ सकते कि सैटरडे संडे वर्किंग है कि छुट्टी है, हाफ डे होता है क्या। Don't ask such kind of silly questions. If you're going to ask any question, please ask proper questions. But minimum 2 questions you are supposed to ask. Clear everyone? Yes, Yes, sir. sir. So prepare Yes, at least 2 questions. So ये तो हो गया स्टेज नंबर 1, दैट इज बिफोर इंटरव्यू। मतलब इंटरव्यू के पहले आपको ये चीजें प्रिपेयर करनी है। नाउ
ऑन द डे ऑफ इंटरव्यू, जिस दिन आपका इंटरव्यू है, फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने आपको अभी बताया मंडे को आपका इंटरव्यू है, तो ऑन द डे ऑफ इंटरव्यू विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर, दैट इज टाइम मैनेजमेंट. नाउ टाइम मैनेजमेंट मीन्स व्हाट? फॉर एग्जाम्पल अगर आपका इंटरव्यू 11 बजे है, तो आप अगर 11:05 को वहां पे पहुंच गए तो चलेगा क्या? नो सर. No, sir. आइडियली व्हाट टाइम यू शुड रीच? 10:45. Before the time provided. Yes, at least 10:45. And why you need to reach before time? हमें टाइम से पहले क्यों पहुंचना चाहिए? To relax and observe the surroundings first. Yes, to be comfortable. कई बार ऐसे हो जाता है कि we travel by train, we travel by crowded bus. तो कई बार हमारे बाल ठीक नहीं होते या पसीने से हम भीगे होते हैं, right? So we need to go to washroom first, groom yourself properly so that you will be well groomed and well dressed properly so that you can sit comfortably in the interview room, right? But आप वही अगर लेट पहुंचे, आपको वॉशरूम जाने का भी मौका नहीं मिला, आप इमीडिएटली इंटरव्यूअर के सामने बैठे हो एंड यू लुक सो मेसी, आपके बाल, आपको पसीना बहुत आ रहा है, देन दैट विल बी अ बैड इंप्रेशन. सो एडिशनली आइडियली इट इज बेटर 15 मिनट्स का बफर टाइम आपके पास होना चाहिए. उस हिसाब से आपको घर से निकलना चाहिए. फॉर एग्जाम्पल अगर मेरा इंटरव्यू 11 बजे का है तो कम से कम मैं 10 बजे निकलने की कोशिश करूंगा, so that at least I will reach to the office by 10:45, so that I have a 15 minutes in my hand, so I can go in washroom, I can groom myself, and then I will come to the office, come to the interview room. Clear everyone? Yes, sir. Number 2, Yes, dress sir. professionally. Point number 2 is also important, dress professionally. Remember students, we have to understand one important thing. हम किसी के शादी में नहीं जा रहे या हम किसी पार्टी में नहीं जा रहे, तो हम एक इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, तो ये दिमाग में रख के आपको प्रोफेशनली कपड़े पहनने हैं. यू हैव टू वेयर प्रोफेशनल क्लोथ्स. मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि शर्ट एंड ट्राउजर ही होना चाहिए, आप पंजाबी कुर्ता या सलवार कमीज भी पहन सकते हो, बट इट शुड बी लुक डिसेंट. नो ब्राइट कलर्स, नो डार्क कलर्स, झकपक कलर जैसे हम लोग कहते हैं, बहुत ही शाइनिंग कलर्स होते हैं. डोंट वेयर सच क्लोथ्स. जैसे कि बॉयज के लिए भी हम हमेशा कहते हैं कि ड्यूरिंग योर इंटरव्यू कभी भी डार्क कलर के शर्ट्स नहीं पहनना. ऑलवेज ट्राई टू वेयर लाइट कलर शर्ट्स. सिमिलरली सेम थिंग अप्लाई फॉर फीमेल्स ऑल्सो. हम लोग किसी के शादी में नहीं जा रहे या किसी फंक्शन में नहीं जा रहे, सो ड्रेस, आपका जो ड्रेसिंग सेंस होता है वो प्रॉपर एंड प्रोफेशनल होना चाहिए. अगर आप बाल खुले भी रखना चाहते हो, आइडियली तो नहीं रखना चाहिए, लेकिन आप खुले भी रखने चाहते हो, तो प्लीज मेक श्योर कि आपने उनको बराबर से पिन अप किया हुआ है या बराबर से आपने उनको सेट किया हुआ है, so that there will be no distraction. Clear everyone? Yes, Yes, sir. Okay. Next is what? How to face interview. तो जब आप इंटरव्यू आपका जब शुरू होता है तो सबसे पहला होता है इंट्रोड्यूस योरसेल्फ विद कॉन्फिडेंस. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज आप जब आपको बोलने का मौका मिलता है तो सबसे पहले आपका कॉन्फिडेंस दिखेगा जिस तरीके से आप बात करते हो. फॉर एग्जाम्पल वाइल टॉकिंग इफ यू आर फॉम्बलिंग, या आप बार बार लड़खड़ा रहे हो, या आप बार बार एक वर्ड को रिपीट कर रहे हो, दैट इज द साइन ऑफ नर्वसनेस. या डोंट डू दिस. इंट्रोड्यूस योरसेल्फ विद कॉन्फिडेंस. Smile is very important. There should be always a smile on your face. Now smile doesn't mean कि आप जोर जोर से हंसो. No, it's a quiet smile जिसमें आपको ये भी नहीं लग, सामने वाले को ये भी नहीं लग रहा है कि क्यों हंस रहा है, अननेसेसरी इतना स्माइल क्यों दे रहा है, राइट? डोंट डू दैट. गिव अ प्रॉपर स्माइल, बी नेचुरल. कोई भी आर्टिफिशियल स्माइल देने की जरूरत नहीं है. लुक कॉन्फिडेंस. आपको जो भी बोलना है उसमें एक कॉन्फिडेंस होना चाहिए. अब आप जब कोई भी चीज या किसी भी टॉपिक के ऊपर जब आप बात करते हो तो आपका कॉन्फिडेंस कैसे पता चलता है स्टूडेंट्स? The way we speak. Eye to eye contact. Yes, your eye contact is very important. Now eye contact का ये मतलब नहीं कि उसको घूरना है. No, proper eye contact होना है. किसी भी गुस्से की नजर से नहीं देखना है. प्रॉपर आई कॉन्टैक्ट मेंटेन करके बात करना है. आई मीन आपको कैसे लगेगा कि इस प्रेजेंटेशन में मैं यहाँ पे देख के बात कर रहा हूँ? Does it look good? No, sir. No, sir. No, because there is no eye contact, right? It doesn't look good. So try to maintain a proper eye contact with the interviewer. And yes, आपकी बात करने का तरीका क्या है, जिस तरीके से आपकी, फॉर एग्जाम्पल जब आप नर्वस होते हो तो आपकी वॉइस जो होती है वो काफी लो होती है क्योंकि आप डरते हो बात करने के लिए, तो उससे आपका कॉन्फिडेंस पता चलता है.
सो स्पीक फ्लुएंटली, स्पीक प्रॉपरली। तो यहाँ पे आपको लाउडली बात करने की जरूरत नहीं है, बट एटलीस्ट इट शुड बी क्लियर टू हियर टू द अनदर पर्सन। इतने आपके वॉइस में, आपकी वॉइस का लेवल ज्यादा हाई भी नहीं होना चाहिए और ज्यादा लो भी नहीं होना चाहिए। एटलीस्ट दैट पर्सन शुड बी एबल टू लिसन टू यू प्रॉपरली, उतने आपकी वॉइस का लेवल होना चाहिए। सो स्पीक विथ कॉन्फिडेंस, और आपकी कॉन्फिडेंस आपके वॉइस से पता चलती है, राइट? नंबर 3, योर बॉडी लैंग्वेज। रिमेंबर स्टूडेंट्स, आप भले ही आपको लगता होगा कि द पर्सन सिटिंग नेक्स्ट टू मी इज नॉट एबल टू अंडरस्टैंड वेदर आई एम नर्वस और नॉट, इट्स नॉट लाइक दैट। जस्ट बिकॉज ऑफ योर बॉडी लैंग्वेज इट इज वेरी इजी टू फाइंड आउट वेदर यू आर नर्वस और नॉट। तो जब आप इंटरव्यू को बैठे हो तो प्लीज प्रॉपरली सिट स्ट्रेट। आप पैर फैला के या पैर क्रॉस करके मत बैठिए। कई बार कुछ लोगों को कुर्सी पे पैर हिलाने की भी आदत होती है। मूविंग योर नेक ऑल्सो लाइक दिस, डोंट डू दिस। कुछ लोगों को ऐसे करने की आदत होती है, फिंगर्स को नर्वसनेस पता चल जाता है। सो आपकी बॉडी लैंग्वेज से पता चलता है कि यू आर गोइंग टू मेक अ पॉजिटिव इम्पैक्ट और नेगेटिव इम्पैक्ट। कई बार आपको एयर एसी रूम में अगर आपको पसीना आ रहा है, दैट मीन्स यू आर नर्वस, यू आर नॉट मेंटेनिंग द आई कॉन्टैक्ट, आप यहाँ वहां देख रहे हो, दैट इज ऑल्सो द साइन ऑफ नर्वसनेस। तो ये सब आपकी बॉडी लैंग्वेज का पार्ट होते हैं। डोंट मूव योर हैंड्स इन योर हेयर। जब आप बात कर रहे हो तो बाल को आप सहला रहे हो या आप बालों में हाथ घुमा रहे हो, डोंट डू दिस, दीज आर ऑल बैड हैबिट्स, राइट? तो आपकी बॉडी लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट होती है। जैसे मैंने अभी आपको बताया, सिट स्ट्रेट ऑन द चेयर। आप एकदम रिलैक्स मोड में इस तरीके से या ऐसे आप नहीं बैठ सकते। आप इंटरव्यू के लिए आए हो तो सिट straight like this on the chair and look into the eyes of the interviewer. आइडियली अगर आप अपने हाथ को अपने थाइस पे या अपने सीधा नीचे आप रख सकते हो तो रखिए। डोंट डू लाइक दिस, डोंट सिट लाइक फोल्डिंग हैंड्स। ये भी एक नेगेटिव इंप्रेशन होता है, राइट? उसके बाद एंगेज इन अ डायलॉग, ट्राई टू कम्युनिकेट प्रॉपरली विद द इंटरव्यूअर। Your interview, that doesn't mean you are not going to talk much. I'm not saying you talk much, but at least you should talk in between. You can ask some questions to the interviewer. अगर आप एक डायलॉग की तरह उसके साथ कम्युनिकेट करेंगे तो that is also going to create a good comfortable environment to both of you. So try to have a good conversation with the interviewer. Remember students, always be open and honest. जो भी बात आप रेज्यूम में, जो भी बात आपने रेज्यूम में लिखी है वो सब सच होनी चाहिए। कभी भी झूठी इंफॉर्मेशन मत लिखिए या झूठ मत बोलिए। कई बार लोगों को आदत होती है जॉब पाने के लिए आप झूठ बोलते हो, लेकिन इंटरव्यूअर को पता चल जाता है आपकी बॉडी लैंग्वेज से कि आप झूठ बोल रहे हो। सो डोंट डू दैट, ऑलवेज बी ओपन एंड ऑनेस्ट। whatever you are going to speak during your interview, be honest and be truthful. Avoid sharing overly personal information. आपको ये बात हमेशा याद में रखनी है, ये कोई रियलिटी शो नहीं है कि आप अपनी कहानी बताएंगे तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। डोंट डू दिस, डोंट शेयर योर पर्सनल इंफॉर्मेशन कि मेरे पास, मुझे ये प्रॉब्लम में हूँ, मेरे पास पैसे नहीं है। डोंट डू दिस काइंड ऑफ थिंग्स। यू वांट टू इम्प्रेस द एचआर, impress with your skills, but don't do this kind of things. Don't share your overly personal information with the interviewer. आपको आपकी पर्सनल जानकारी डिटेल में बताने की कोई जरूरत नहीं है। एंड रिमेंबर दैट बिफोर लिविंग द इंटरव्यू, चाहे आपका इंटरव्यू अच्छा हुआ हो या बुरा हुआ हो, ऑलवेज थैंक योर इंटरव्यूअर इन पर्सन। जब आप उस इंटरव्यू के रूम को छोड़ के जाने वाले हो, उस वक्त से थैंक यू टू रिस्पेक्टिव पर्सन, whether that person is a male or female, respective designation के हिसाब से आपको उनको बात करनी है, थैंक यू सर या थैंक यू मैडम। क्लियर एवरीवन? Yes, sir. Any doubt? Yes, sir. No, sir. No, sir. Now, this is what do's and don'ts of interview. Do's means these are the things you should do during the interview. सबसे पहला है, do plan to arrive about 10 to 15 minutes early. जो हमने अभी डिस्कस किया कि कम से कम 10 to 15 minutes early हमें वहां पे पहुंचना है, so that we will have a buffer time of 10 to 15 minutes. Number 2, before you enter in the interviewer room, please put your mobile on silent. कई बार कुछ लोगों को ये आदत होती है, जब आप इंटरव्यू रूम में एंटर करते हो और आप बैठते हो, आप इंटरव्यूअर के सामने मोबाइल को साइलेंट पे रख देते हो। डोंट डू दिस। बिफोर यू एंटर इनसाइड द रूम, उसके पहले ही आप अपने मोबाइल को साइलेंट पे रख के अंदर जाइए।
Clear everyone? Yes, sir. Yes, Number sir. Yes, three, sir. नंबर 3, डू ब्रिंग अ नोटपैड एंड पेन। कई बार ऐसे होता है कि आपको इंटरव्यू में कुछ टेस्ट देने के लिए कहा जाता है, राइटिंग टेस्ट होता है, रिटन टेस्ट होता है, तो उस वक्त अगर आप सामने वाले को बोलते कि सर मैडम कैन आई हैव अ पेन, इट्स अ बैड इंप्रेशन। यू आर गोइंग देयर फॉर एन इंटरव्यू, सो यू शुड हैव योर ओन नोटपैड एज वेल एज पेन विथ यू। सो ट्राई टू कैरी अ नोटपैड एंड पेन अगर आपको लग रहा है कि कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो मैं जॉट डाउन करना चाहते हो, सो दैट immediately you can take out your notepad and write it down. Do shake hands firmly. आपका हैंडशेक बहुत इंपॉर्टेंट होता है। रिमेंबर दिस, जब आप किसी के साथ हैंडशेक करते हो तो जब आपके हैंडशेक करने का जो तरीका होता है उससे आपकी बॉडी लैंग्वेज का पता चलता है। सो रिमेंबर दिस, while shaking hands look at the person and give the smile. अगर मैं इस तरीके से हैंडशेक कर रहा हूँ, does it look good? No, sir. Why? Because I'm not looking at you. I'm just looking here and there. So that shows unprofessionalism. Don't do this. Always remember, while doing the handshake, give a smile also and then introduce to someone. आपको अगर बोला है introduce yourself, always introduce yourself with a good smile on your face. Remember this. Always do wait until you are offered a chair before sitting. आप इंटरव्यूअर रूम में एंटर करते हो, इमीडिएटली कुर्सी पे मत बैठिए। Unless and until the interviewer asks you to sit, please wait. And then, after the permission of the interviewer, you can sit on the chair. Remember, body language and posture is very important. जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, जब आप चेयर पे बैठते हो तो आपको sit upright. You should sit like this, not like this or not like this. Remember this. आप slouching नहीं कर सकते. Slouching is a sign of laziness. आप ऐसे थके हुए लगते हो जब आप स्लाउच करके ऐसे बैठते हो। ऑलवेज सिट लाइक दिस। इरेक्ट पोस्चर होना चाहिए आपका। आई कांटेक्ट होना चाहिए। डू मेंटेन आई कांटेक्ट विथ योर इंटरव्यूअर एंड ट्राई टू अवॉइड पुअर ग्रामर और बैड लैंग्वेज whenever you are going to talk or whenever you're going to speak. Think before using any kind of word. Don't use any kind of slang. जो वर्ड आपको लगता है कि ग्रामेटिकली करेक्ट नहीं है, आप कॉन्फिडेंस नहीं हो उस वर्ड के बारे में, उसको यूज मत कीजिए। कोई इंग्लिश वर्ड ऐसा होता है जिसका प्रोनाउंसिएशन काफी डिफिकल्ट होता है, उसको यूज मत कीजिए। इंस्टेड ऑफ यूजिंग द रॉन्ग प्रोनाउंसिएशन, बेटर यू डोंट यूज दैट वर्ड। तो आप ऐसे वर्ड को यूज मत कीजिए जो प्रोनाउंस करना बहुत डिफिकल्ट होता है। ट्राई टू मेक इट वेरी सिंपल। कई बार कुछ लोगों को आदत होती है पॉज वर्ड्स, जैसे कि ये करना। डोंट डू दिस. This is also a bad habit. Clear everyone? Yes, sir. Yes, sir. Any doubt in do's of interview? No, sir. Okay. So now, what are the don'ts of interview? Which are the things you are not supposed to do during the interview? Don't eat, drink or chew gum during the interview. कई लोगों को आदत होती है कि च्युइंग गम खाने की आदत होती है एंड इंटरव्यू रूम में भी वो वैसे ही चले जाते हैं। Don't do this. Before your interview also, don't eat or drink anything. Remember this. Number 2, don't answer your calls during the interview. During the interview अगर आप मिडल में ही आप फोन उठा रहे हो और बात कर रहे हो, it's a bad habit. Don't do this. Always remember, don't inquire about salary, vacation, bonus, retirement or other benefits until you have received an offer. जब तक आपको वो ऑफर नहीं मिली है जॉब की, तब तक आप सैलरी, छुट्टी कब मिलेगी, बोनस कब मिलेगा, कितना बोनस होता है यहाँ पे इस कंपनी में, हाफ डे कितना होता है, लंच टाइम कभी होता है, ये सब क्वेश्चंस आप इंटरव्यू में मत पूछिए। रिमेंबर दिस, डोंट एक्ट डेस्परेट कि मुझे इस जॉब की जरूरत है और मुझे ये जॉब चाहिए कैसे भी करके। ऐसा आपको बिहेव नहीं करना है, अदरवाइज इमीडिएटली आपको इंटरव्यू से निकाला जाएगा। So don't act like desperate. I'm looking for this job, sir. Please, sir, don't do this. Don't say anything negative about the former colleagues, supervisor or employer. अब कई बार ये होता है कि जब आपको ये सवाल पूछा जाता है कि why you want to leave your current company, आपको आपकी जो आप जिस कंपनी में काम कर रहे हो वो कंपनी आपको क्यों छोड़नी है। तो कई बार कुछ लोगों का आदत होती है कि वो बुराई करने शुरू कर देते हैं कि मेरे करंट कंपनी में मेरा बॉस अच्छा नहीं है, मेरे कलीग अच्छे नहीं है, या मेरी कंपनी ऐसी है वैसी है। डोंट डू दिस. नेवर टॉक एनी नेगेटिव अबाउट योर करंट कंपनी और पास्ट कंपनी.
क्योंकि हो सकता है कि जब आप हमारी कंपनी छोड़ के चले जाएंगे तो आप हमारे बारे में भी ऐसे ही बोलेंगे, राइट? तो ये गलत इंप्रेशन हो जाता है आपके बारे में. सो नेवर से एनीथिंग नेगेटिव अबाउट द पास्ट कंपनी और योर फार्मर कंपनी. क्लियर एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. Yes. Don't answer questions with simple yes or no. Explain whenever possible. तो आप सिर्फ ऐसे ही बात कर रहे हो एक रोबोट की तरह, yes, no, yes, no, yes sir, no sir. Don't do this. Sometime you can explain also why you feel yes, why you feel no. Try to explain your statement. सिर्फ yes और no करने के लिए आप वहां पे नहीं गए हो, right? Number 7, don't be soft spoken and speak clearly and project confidence and preparation. तो आपको सॉफ्ट स्पोकन बात नहीं करनी है, बहुत धीरे से आपको बात नहीं करनी है. बी कॉन्फिडेंट, बी क्लियर, स्पीक क्लियरली. जो भी आप बात करना चाहते हो उसको कॉन्फिडेंस के साथ बोलिए. डोंट ब्रिंग अप और डिस्कस पर्सनल इश्यूज और फैमिली प्रॉब्लम्स. आपके घर में क्या प्रॉब्लम है, आपकी पर्सनल लाइफ में क्या इश्यूज है, ये वहां पे डिस्कस करने की जगह नहीं है. सो नेवर डिस्कस योर पर्सनल और फैमिली प्रॉब्लम्स एट द इंटरव्यू. डोंट एवर लाई, आंसर ऑल द क्वेश्चंस ट्रूथफुली. कोई भी बात आपको झूठी नहीं बोलनी है. जॉब पाने के लिए कई बार लोग झूठ बोलने की कोशिश करते हैं, बट आपका झूठ पकड़ा जाता है बिकॉज द इंटरव्यूअर इज वेरी मच हाईली एक्सपीरियंस्ड देन यू and he can easily find out कि आप झूठ बोल रहे हो. So never do this. Don't ever lie during the interview. Be truthful. Don't tell the jokes during the interview. आप वहाँ पे कोई stand up comedy करने के लिए नहीं गए हो. So remember this. Please don't share any kind of jokes during the interview. Maintain the discipline during the interview. And don't ask any personal questions to the interviewer. आप इंटरव्यूअर को कोई भी पर्सनल क्वेश्चन मत पूछिए. डू नॉट आस्क एनी पर्सनल क्वेश्चन टू द इंटरव्यूअर. it can be offensive also sometimes. So please remember this. Never ask any personal question to the interviewer. Clear everyone? Any doubt? No, sir. No, sir. So these are do's and don'ts of interviews. Okay, if you have any question and answer, we can have a question and answer round. Now, if you have any question, any doubts, you can ask me so that I will answer all your questions. Any doubt regarding to drafting a resume को कैसे बनाना है, या आपको कोई डाउट है इंटरव्यू के बारे में जानना है आपको, या कुछ भी आपके मन में कोई क्वेरी है तो आप पूछ सकते हो. This is the time for question and answers to all of you. So you can ask your questions now. Anyone? So can you repeat about how to dress? Sorry? How to dress? You said about we can wear kurta and all. Like, can you repeat that? Yeah, I mean, ideally it is better if you wear the formal clothes. Now, formal, that doesn't mean ki trouser or shirt. It can be a salwar kameez also. But while choosing the color combination, don't use bright colors. Like you're going for any marriage or going for any party, don't use bright colors. Always use light color dress, or a combination of light color will be ideal. Always, it's better to tie your hairs. Don't keep your hairs open. Otherwise, please set them properly so that you don't need to do any kind of, you are again and again moving your hands in your hair just to set your hairs. That doesn't look good. So try to tie your hair. That will be a best option. Okay, Kirti? Yes, sir. Okay. Anyone else? Any other doubt? So your session was so interactive, and many questions are being asked and solved at the same time when the topic was going on. If still there are any questions, please ask so that we can otherwise move to our next session. Yeah? Yes, who is asking? You can unmute yourself and ask, or otherwise you can type in the chat box. I will read for you. There are no questions in the chat box right now.
If you have to ask any question, you can ask, or you can just type the message in the chat. ओके आई थिंक सर आपने बहुत अच्छे से क्लियरली हर बात को ऐसे डिटेल में अच्छे से समझाया है कि सबको अच्छे से समझ में आया है. They don't have right now any questions, but if still they have any questions, I'll get back to you with those questions later on. Sure, ma'am. So this is the last message from me, students. Make a good first impression with your resume, and all the best to all of you for your interviews. Whenever you're going to for the interview, please do your best. Thank you so much for your time, all of you. Thank you, ma'am. Thank Thank you you so so much, much, sir. sir. Thank you, sir. So much, sir. Welcome. sir. Thank you so much, sir. Thank you so much, sir. Thank you, sir. Unmute yourself. Thank you so much, sir, for spending your valuable time and sharing your knowledge and giving us such important tips. Our next activity of the day has been posted on YouTube, which is a show on Diwali festival celebration of a Maharashtrian family made by our FYPSC and TYPSC students. We will have a look at it now. नमस्ते, आपका एक भारत श्रेष्ठ भारत में स्वागत है. अहो ऐकताय ना? हो आलो आलो बरं दिसतोय ना? हो एकदम छान. नमस्कार. हमारे यहाँ नमस्कार ही कहते हैं. हम पाटिल के घर से हैं. मैं शोभा पाटील, इस घर की पाटलीन, और हे आमचे हे. मैं जयंत पाटिल. पिछले महीने महाराष्ट्र में सब लोग दिवाली मना रहे थे. हमारे घर में भी मना रहे थे. चलो फिर आपको दिखाते हैं एक महाराष्ट्रन परिवार की दिवाली कैसे होती है. काय ग दाखवूया त्यांना. हो चलो फिर देखते हैं. अभी पहले हम आपको हमारी बहू से मिलाते हैं. ये हमारी बहू है. ले गुणाची ग माझी बाई. अरे उनको मराठी कहाँ आता होगा, हिंदी में बताइए. हाँ, हमारी बहू बहुत संस्कारी है. देखिए तो दिवाली की तैयारी कैसे चल रही है हमारे यहाँ. ये सोनू मोनू मला हात द्या ग. हो आई. अब हम आपको मिलाते हैं हमारी छोटी पोती से, मोनू. अभी हम आपको हमारी बड़ी पोती से मिलाते हैं. सोनू, आओ देखते हैं उसे. बरोबर केलं.
को देखा, हमारे 2 पोतियों को देखा, अभी हमारे लाडले बेटे को भी देखो। देखो तो दिवाली के दिन कैसे बैठा है वो। अरे झालं का तुमचं? आवरा लवकर, उशीर होईल. नमस्कार, मी या घराची सून. नमस्कार, मी या घरचा मुलगा. मी आहे या घराची लाडकी नात सोनू. मी या घरची दुसरी नात कोनू. मैं इस घर का मुख्य हूँ. मैं ये घर की सास और इनका आधार. अगं बाई, या लवकर, एक फॅमिली फोटो काढून घेऊया. Sir, for playing the video. We will also share the link with you all so that you can see and share in your college groups. We now come to the end of the program. I would like to express my gratitude and thank Ek Bharat Shreshtha Bharat project under RUSA for giving this such platform to organize such events. I thank Dr. Lalitendu Nayak, the principal, Dr. Saroj Kumar Nayak, EBSB coordinator of Anchal College, Degree, Odisha, for accepting our invitation. Mr. Sachin Mandale, our today's speaker. I thank our management members for their support and help. Special thank to our principal ma'am, Professor Mala Panduram, for her guidance support, and also Mrs. Vidya Subramanyam, the RUSA coordinator of our college. Staff members and students of both the colleges. Mr. Nitin Pawar for handling the technical arrangements and coordinating with Ansel College. Mrs. Sharda Sirisila, our EBSB coordinator. Thank you, our FIBSE and TYBSE students, for a lovely show. We look forward for such events between the two colleges of two different states of India. Jai Hind.